अस्सलाम वालेकुम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा हो, उसे आसान कर सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग एक अच्छी बात और थॉट की तरफ जाएं, उससे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा 17 डिग्रीज और कम से कम टेम्परेचर रहेगा अगले 24 घंटे में 9 डिग्रीज। अगर मैं यूवी इंडेक्स की बात करूं, इस वक्त 0 है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेगा दोपहर के वक्त हो सकता है हमें थोड़ी सी धूप देखने को मिले। साथ ही साथ विजिबिलिटी 402 मीटर्स है, जो कि बहुत लिमिटेड है। अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम रखें अपने पास, और अगर नहीं रख पाते हैं तो आगे फ़ोन करके बता दें कि हम लेट हो जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी मत करें, ना किसी और की जान को ना अपनी जान को खतरे में डालें। साथ ही साथ अगर हवा की बात करें, इस वक्त कोई हवा नहीं चल रही, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेगा हमें हवा चलती हुई नजर है। कि आपको पता है कि कल फैसलाबाद शहर में कुछ इलाकों के अंदर बारिश देखने को मिली थी और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर भी हमें बारिश देखने को मिले। तो ये तो थे मौसम के सूरत हाल। आपको पता है हर दिन का आगाज एक पॉजिटिव ख्याल, एक पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज का मेरा पैगाम ये है, देखना लिबास पहनते हुए तकब्बुर की नीयत न करना। आज हम लिबास आला किस्म का इसलिए पहनते हैं ताकि लोगों पे हम नाज कर सकें। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लिबास पहनता है शोहरत और तकब्बुर की नीयत से दुनिया में, अल्लाह क़यामत के दिन उसे ज़िल्लत का लिबास पहनाएंगे। लिबास पहनना हो, अच्छा लिबास पहनने में कोई क़बाहत नहीं है, लेकिन नीयत ये होनी चाहिए, अल्लाह तू राज़ी हो जा। तकब्बुर की नीयत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी तकब्बुर से महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज करते हैं। और आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको अपडेट करते रहें डिफरेंट इश्यूज के हवाले से। और फैसलाबाद शहर की ट्रैफिक के हालात तो आई थिंक हम सबको पता ही है। आज जानते हैं क्या सूरत हाल है। वकास हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ वकास, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो वकास बताइएगा क्या सूरत हाल है आज ट्रैफिक के? फातिमा, ट्रैफिक की सूरत हाल जो है, आज हमारे कुछ मेन शाहराहें जो हैं वो खासी मुतासिर हैं। जैसे सबसे अहम बात अगर कर ली जाए सरगोदा रोड की, तो सरगोदा रोड पर चूंकि कंस्ट्रक्शन वर्क जारी था और इस कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से ट्रैफिक कुछ स्लो थी। लेकिन अभी अगर बात की जाए शेखुपुरा रोड से इलायड हॉस्पिटल की तरफ जाने वाला रोड जो है, तो गन्ने की एक बड़ी ट्राली जो है उसके खराब होने के बायस गुज़िश्ता रोज दोपहर से जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद पड़ा है। ट्रैफिक को बनवे की खिलाफ वर्जी करते हुए गुजरना पड़ रहा है, जिससे शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना है। और इस तमाम तर मुश्किल सूरत हाल में सरगोदा रोड के शहरी और शेखपुरा रोड के जो सफर करने वाले शहरी हैं वो सफर कर रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ अगर हम बात करें नड़वाला रोड की, तो नड़वाला रोड पर आज जो है चनाब चौक के करीब कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है, जिसके बाद ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। जबकि डिस्कोट रोड की अगर बात की जाए, तो डिस्कोट रोड का कुछ हिस्सा जो है उसको आज कंप्लीट किया जा रहा है, जिसके बाद ट्रैफिक का रुख जो है वो मुतबादल रास्ते की तरफ मोड़ा गया है। जबकि सिविल लाइंस के एरिया की अगर फातिमा बात की जाए, तो जिला कौंसल चौक रोड जो है, जो हलाले अहमद से एग्रीकल्चर तक है, इस पर आज अभी कुछ देर में एहतजाज जो है वो महकमा हेल्थ के वर्करों का होगा, जिसके बायस इसको भी मुतबादल रूट पर शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ सर्कुलर रोड और कोतवाली रोड की अगर बात कर ली जाए, तो ट्रैफिक जो है वो कुछ मामूल के मुताबिक रवा दवा है। और इसी तरह अगर हम बात करें खास तौर पर हमारे सूसा रोड की, तो सूसा रोड आज मुकम्मल तौर पर क्लियर है। और इसके साथ साथ कैनाल एक्सप्रेस वे जो है उस पर साइयावाला के करीब कुछ बंदिश है। एक ट्रैक्टर ट्राली खराब होने के बाद जो है शहरियों को ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो सुस्त करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल वकास, मोटरवे के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा, कौन से बीट्स ओपन है आज ट्रैवल के लिए और कौन से ओपन नहीं है? फातिमा, इस हवाले से अगर बात करें M4 की, जो कि कमालपुर से पिंडी भटिया की तरफ और कमालपुर से अब्दुल हकीम की तरफ मोटरवे जाती है, ये मोटरवे मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए बंद है। और इस वक्त अगर मोटरवे पे हद निगाह की बात की जाए, तो 130 मीटर से कम हद निगाह बाकी है, जिसके बाद जो है मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरवे M4 को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया।
इसी तरह मोटरवे M3 जो है उसको दरकाना से फैजपुर तक जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। और मोटरवे का चूंकि मुतबादिल रूट नहीं दिया जाता, शहरी अपनी मदद आपके तहत सफर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मोटरवे पुलिस की जानिब से ये कहा जाता है कि धुंध के मौसम में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और अपनी गाड़ियां अगर आप मोटरवे के साथ साथ हाईवेज की तरफ मोड़ रहे हैं तो हाईवेज पर भी डेफिनेटली धुंध मौजूद है, तो हाईवेज पर भी इंतहाई एहतियात के साथ अपनी गाड़ियां चलाएं। बहरहाल मोटरवे M4 M3 जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए फिल वक्त तक बंद है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि शहर में ट्रैफिक के क्या सूरत हाल है। साथ ही साथ अगर मोटरवेज की बात करें तो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड आपको जगह मिलेगी अगर आप मोटरवेज पे ट्रैवल करना चाहते हैं। रूट्स ज़्यादातर बंद हैं जैसे कि वकास ने अभी बताया हमें। तो अगर आप कहीं भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, अनटिल अनलेस ये एक इमरजेंसी है कि आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, कोशिश करें कि अपने ट्रैवल को पोस्टपोन कर लें। दोपहर तक ज़्यादातर यही होता है कि मोटरवेज क्लियर हो जाती हैं, खोल दी जाती हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लें, लेकिन ना तो अपनी जान को खतरे में डालें, ना दूसरों की जान को, ना जल्दबाजी करें। और दूसरी रूट्स भी जब आप लेते हैं जो कि मोटरवे के अलावा हैं तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती है। कई दफा आप शहरों के दरमियान ट्रैफिक में फंस जाते हैं या कोई ना कोई और इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो अनटिल अनलेस एक इमरजेंसी है और आप कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश करें किसी और शहर में, कोशिश करें कि अपने ट्रैवल को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। साथ ही साथ आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि फैसलाबाद के टैलेंट को, फैसलाबाद शहर की जो एक सोल है उसको हमेशा हम हाईलाइट करते रहे, अपने शो के जरिए आप लोगों को इनकरेज करते रहे अपने पैशंस को परस्यू करने के लिए और किसी ना किसी तरह के स्पोर्ट्स में अपने आप को शामिल करने के लिए। एक वक्त हुआ करता था जब हर बच्चा ग्राउंड्स में नजर आता था और शायद चीजें बदल गई हैं, कुछ अच्छी तरह और कुछ बुरी तरह भी, लेकिन जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में वापस स्पोर्ट्स को लेकर आए, उस स्पिरिट को लेकर आए जो जोश और जज्बा एक जमाने में हुआ करता था। क्रिकेट को लेकर तो हम सब आज भी बहुत पैशनेट है, स्पेशली अगर मैच इंडिया के खिलाफ हो, लेकिन और स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी है। फैसलाबाद शहर के हवाले से बात करें तो कबड्डी एक ऐसा स्पोर्ट है, स्पेशली अगर मैं टीम्स के हवाले से बात करूं तो एशियन चैंपियन भी है हमारी टीम, साथ ही साथ वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है और 2020 के अंदर इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। इसी के साथ साथ अगर मैं और इसके अलावा कबड्डी की टीम्स की बात करूं पाकिस्तान के अंदर तो 80% प्लेयर्स इन टीम्स के अंदर फैसलाबाद शहर से हैं। क्या आप लोगों को ये पता था? और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी जो वर्ल्ड टीम है उसमें भी 14 में से 12 प्लेयर्स जो हैं वो फैसलाबाद शहर से बिलोंग करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फैसलाबाद शहर में एक भी ग्राउंड मौजूद नहीं है। आज हमारे साथ बहुत ही दो खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं हमें, जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं, नॉलेज रखते हैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में। और हमारी हमेशा हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए इनकरेजमेंट और पैशनेट चीज़ें लेकर आए, इंस्पिरेशंस लेकर आए, मोटिवेशनल चीज़ें लेकर आए, ताकि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं, अगर आप में कोई भी टैलेंट है उसे परस्यू करें और स्पोर्ट्स की तरफ लाजमी तौर पे ज़रूर आए, अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ भेजें। और बिल्कुल ये मत सोचें कि नहीं भाई पढ़ाई ही हरफ़े आखिर है, बल्कि ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ ज़रूरी है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ भी किसी ना किसी तरह की आप अपने रूटीन के अंदर ऐड करें और हमारी टीम्स को सपोर्ट करें और अपने बच्चों को इन टीम्स की तरफ लेकर आएँ ताकि वो जाके इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। तो जी मैं जल्दी से इंट्रोडक्शन करा देती हूँ आपको। हमारे साथ सबसे पहले अली रजा मौजूद हैं जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। अली रजा आपको वेलकम करते हैं शो के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छे लग रहे हो आप अली रजा। और साथ ही साथ तैयब गिलानी भी हमारे साथ मौजूद है जो कि इंटरनेशनल कबड्डी कमेंटेटर हैं, साथ ही साथ कबड्डी के कोच भी हैं। 2 बुक्स इन्होंने कबड्डी के ऊपर लिखी है और बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो कि कबड्डी से रिलेटेड आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया है और बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जैसे हम बात करेंगे, हमारा डिस्कशन आगे बढ़ेगा तो हम साथ साथ मेंशन करते जाएंगे। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। साथ ही अगर डिस्कशन को शुरू करें अली रजा, तो कितनी अच्छी बात है कि फैसलाबाद शहर से, और आई थिंक ये बहुत सारे फैसलाबादियों को पता भी नहीं था कि 14 में से 12 प्लेयर्स एक्चुअली फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। 80% दूसरी जो टीम्स है, जो वापडा की टीम है, एक्सेट्रा टीम्स है, 80% प्लेयर्स एक्चुअली फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। जी बिल्कुल, कबड्डी शान वो कहते हैं कि पंजाबियों की शान है कबड्डी। और ख़ासकर फैसलाबाद में जो ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड फैसलाबाद में बिल्कुल नहीं है कबड्डी की। हालांकि ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि प्लेयर्स अगर यहाँ से निकल रहे हैं, कोशिश होती है कि पूरे दुनिया में अगर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं फैसलाबाद के प्लेयर, तो इनको चाहिए था कि किसी और जगह ग्राउंड बनाने की बजाय, बल्कि ग्राउंड तो है ही नहीं है, लेकिन अगर किसी और जगह खेलने की बजाय फैसलाबाद में इनको एक ऐसी जगह दे दी जाती प्लेयर्स को जहां ये अपनी जो अच्छे तरीके से जो है वो गेम कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। जिस तरीके से मुख्तलिफ क्लब्स के जो नौजवान हैं वो अपनी अपने गांव में किसी जगह पे जहां पे उनकी अपनी मैदान या अपनी जगह है वहां पे वो कोशिश करते हैं खेलने की, अगर उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए, उनको फूड उस हिसाब का दिया जाए जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है, तो मैं नहीं समझता कि जितनी वो
हम फैसलाबाद में बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से अब मौजूदा हम चैंपियन हैं, तो आइंदा भी जितने भी जो मैचेस होंगे उसमें इंडिया को तगड़ा मुकाबला देने के लिए हमेशा कबड्डी के हमारे फैसलाबाद के जवान ही आगे निकले, जिसमें इरफान माना, मुशर्रफ जंजोआ और मलक मिनिया मीन ऐसे स्टार जो हैं वो पैदा हुए। तो ये चीज़ जो है अगर हमें सपोर्ट करे हमारी इंतजामिया और हमारी पंजाब हुकूमत, तो खासकर फैसलाबाद में अगर हमें ग्राउंड मिले तो ऐसे कई मुशर्रफ और जंजुआ इरफान माना जैसे हम नए प्लेयर जो है सामने ला सकते हैं। बिल्कुल। तैयब, अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं, हमारी जो टीम्स हैं वो एब्सोल्युटली बहुत टैलेंटेड है, क्या उनको उस तरह से सपोर्ट किया जाता है, क्या लोगों में वो जोश और जज्बा देखने को मिलता है जो कि आज से शायद 20 साल पहले या 30 साल पहले देखा जाता था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप कबड्डी की बात करते हैं, ये तो अभी फैसलाबाद में इस तरह है कि लाज़िम मलज़ूम है, और फैसलाबाद के खिलाड़ियों ने बैनुल अक़वामी सतह पर जाके अपने शहर का, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनमें से नेशनल टीम में अक्सरियत फैसलाबाद के खिलाड़ियों की है। इसमें गवर्नमेंट की सतह पर जिस तरह अली बात कर रहे थे, आपने भी पहले बात की, हमने भी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से भी काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को उजागर किया है कि फैसलाबाद सिटी में कबड्डी का कोई ग्राउंड नहीं है, एक भी ग्राउंड नहीं है। पहले हॉकी स्टेडियम के बाहर जो जगह थी उसमें हम मैचेस करवाते थे, बच्चों को ट्रेनिंग देते थे, एकेडमी वगैरह बनाई हुई थी, वो भी अब उस काबिल नहीं रही। तो बार बार अरबाब इख्तियार को ये लिख चुके हैं कि खुदारा कबड्डी को तबाही की तरफ जाने से बचाएं, जिस तरह दीगर हॉकी का और दूसरी खेलों का आपके सामने है। तो हम कहते हैं कि कबड्डी को इस तरफ ना लेके जाएं। कम से कम 2-3 जगह हमने पॉइंट आउट की हुई है कि यहाँ कबड्डी की ग्राउंड बन सकती है। उसमें ये एक रीसेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर एक जगह है, हॉकी स्टेडियम के बाहर जिधर नादरा ऑफिस है उसके सामने जगह है, उधर कबड्डी की ग्राउंड बन सकती है। फिर इधर तारकाबाद में है, 2-3-4 जगह है, डुडी वाला एरिया है जहाँ कबड्डी की ग्राउंड बन चुकी है। लेकिन बार बार लेटर लिखने के बावजूद भी इस पर कोई नहीं होता। दूसरी हमारी खुशकिस्मती ये है, ये तो हम कहते हैं कि हमारे जो है हमें इतना ज़्यादा पजीराई मिल रही है, इसमें सिर्फ हमारे जो लोकल क्लब्स हैं, ओनर हैं और जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी कबड्डी को ओन किया हुआ है और पाकिस्तान का वाहिद चैम्बर है जिसमें कबड्डी की स्पोर्ट्स की कमेटी है और मैं उस कमेटी का चेयरमैन हूँ। राणा सिकंदर आजम साहब जब प्रेसिडेंट थे उन्होंने वो कमेटी कंस्टिट्यूट की थी और आतम नीर शेख साहब ने भी उसको किया। इसके अलावा दूसरे कबड्डी के हैं जो हमारे अहदेदार हैं, जिसमें सईदुल्लाह गोंदल साहब हैं, शबीर संधू साहब हैं, चौधरी मोहम्मद अरशद कंबोर मियानी वाले हैं। इस तरह के जो लोग हैं, चौधरी जवेद कमाल साहब हैं और दूसरे जो लोग हैं जिन्होंने हमें हमारे साथ जिस तरह कहते हैं कि बाजू के साथ बाजू मिला के चले, इसकी सरपरस्ती की है, देन जाके ये रिजल्ट मिले हैं। हमें जो फिक्र है, जो हम जो कह रहे हैं कि ये कहीं ये दूसरी जवाल की तो पजीर ना हो जाए, गवर्नमेंट को भी इसकी सरपरस्ती करनी चाहिए। कम से कम ज्यादा नहीं तो जो हमारे 4 टाउन हैं फैसलाबाद में, 4 टाउन में एक टाउन में तो एक सरकारी ग्राउंड ऐसी होनी चाहिए जिसमें सिटी एरिया के बच्चे प्रैक्टिस कर सके। 2-3 साल पहले जो हमने एकेडमी बनाई हुई थी हॉकी स्टेडियम के बाद, उसमें सिटी एरिया बच्चे, जिसमें मंसूराबाद था, तारकाबाद था, रेलवे क्वार्टर्स थे, डुड्डी वाला था, लाइयाबाद था, पीपल्स कॉलोनी 2 नंबर के बच्चे थे, मदीना टाउन था। 40 से 50 बच्चे डेली आके प्रैक्टिस करते थे। अब जो ग्राउंड ही नहीं है तो फिर वो मोबाइल पे या वक्त गुजारेंगे या वो दीगर मनफी सरगर्मियों में वक्त गुजारेंगे। ये बड़ा हमारे सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल। अली रजा, फैसलाबाद शहर और कबड्डी का बड़ा गहरा ताल्लुक है और मुझे पता है आप पहले स्माइल कर रहे हो आज के शो में बहुत। अगर कबड्डी के हवाले से बात करें और लोगों को और बच्चों को, जैसे कि एक तो ग्राउंड का प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, उसके अलावा किस तरह से इसको एडवर्टाइज किया जा सकता है कि और लोग जो हैं इसकी तरफ आना शुरू करें? देखिए, हमारे चैनल की तो हमेशा कोशिश रही है कि जिस जगह पे कबड्डी हो वहाँ पे हम लोग जरूर पहुँचते हैं और गली मोहल्ले की हर एक कबड्डी जो हम टीवी पे स्क्रीन पे दिखाते ताकि लोगों का जो शौक है वो बढ़े और अपने बच्चों को जो है इसकी तरफ लेके आए, ना कि जो है वो मोबाइल और ऐसी एक्टिविटीज में जो है वो बच्चे शामिल हो सके। बिल्कुल जी। और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है तो पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? आपका शुक्र है। मैं तैयब साहब से बात करना चाहता हूँ। मैं जी करें बात। काशी बोल रहा हूँ झंग से। जी, तो काशिफ साहब मौजूद हैं झंग से और तैयब साहब से मैं तो करके भाई, अगर आप टीवी की वॉल्यूम कम कर दें तो आप हमें बेहतर तरीके से सुन सकेंगे और हम भी आपको बेहतर तरीके से सुन सकेंगे।
जी तैयब साहब से बस रिक्वेस्ट है तो पंजाबी में बस थोड़ी सी कमेंट्री करके सुना दें। ये तो आपने हमारी रिक्वेस्ट ले ली हमसे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। काशिफ हमारे साथ जंग से मौजूद थे और उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट की जो कि अली रजा हम शो से पहले भी बात कर रहे थे कि ये लाजमी आज के शो में होना जरूरी है। तो जी अली रजा आप ही बता दें जरा सिनेरियो बना, थोड़ा सा माहौल बना देता हूँ गिलानी साहब। उस माहौल से हम लोगों ने जो है वो कमेंट्री करनी है कि जो अरफान मान है वो रेड डालने के लिए जा रहा है। आगे जो 4 जाफियों की संगली बनी हुई है जिसमें मुशर्रफ है और मुख्तलिफ जो प्लेयर हैं, वो काका है, कालू है, वो जितने भी लोग हैं वो सारे इकट्ठे संगली बनाकर, उस वक्त माहौल बड़ा गर्मा गर्म है और एक एक पॉइंट पे जो है वो मसला बना हुआ है, शायकीन की बड़ी तादाद है। इस सूरत हाल पे जो है वो थोड़ी सी कमेंट्री कर दें। एक इस वेले कबड्डी ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੇਜੁਰਤਿਆਂ ਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਣਾ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਮੈਦਾਨ ਸੰਵਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਏ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਘਲਿਆਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ 5 ਤੇ 12 ਦਾ ਹੈ ਮੁਨਕਰ ਕੌਡੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਡੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੀ ਟੀਮ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਰਨਰ ਅਪ ਟੀਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਡਾ ਦੀ ਅਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਗੇ 4 ਜਾਫੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੰਗਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਿਵੇਂ ਜੰਜੂਆ ਵਾ, ਬਾਸਤਾ ਰਾਣਾ, ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਆ, ਮੌਲਵੀ ਆਰਫ ਪਠਾਨ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਲੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਨ ਗੁਦਮਾ ਤੇ ਜਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆ। ਕੌਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੀ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਚੜੀ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਲੋਕੀ ਮਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪੁਲੀਆਂ ਪੱਟ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਥਾਪੀਆਂ ਹਲਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ। 4 ਜਾਫੀ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜੰਜੂਆ, ਦੂਸਰੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਆਰਫ ਪਠਾਨ ਹੈ। ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਵੇਦ ਜੰਜੂਏ ਨਾਲ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਟੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਫੁੱਲਰ ਦਾ ਟੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨੇ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਆ ਔਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ, ਕੈਂਚੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਮਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਤੇ ਔਖੇ ਪਾਲਣ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਹਾੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੂੰ ਘੋੜੀ ਅਗਾ ਨੂੰ ਤੋਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਵੇਦ ਜੰਜੂਏ ਨੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਗੁੱਟ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਰੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੈਂਚੀ सेंटर जेल होंगी। अरे क्या बात है, बहुत खूब। और एक्चुअली मैं इमेजिन कर पा रही थी, मैं एक सीन आपने इतनी खूबसूरती से बयान किया। और अली साहब जब कबड्डी का मैच चल रहा होता है तो क्या इतना ही इंटेंस माहौल होता है? अब यकीन करें इतना क्राउड जो होता है, पता नहीं कहां से लोग जो है वो इकट्ठे होकर आते हैं और इतना क्राउड होता है। और सबसे मेन चीज जो वहां पे ग्राउंड के अंदर होती है वो कमेंट्री होती है। जो पंजाबी में कमेंट्री हो रही होती है उससे जो इंटरटेन किया जा रहा है लोगों को और खासकर बताया जा रहा है कि ये किस तरीके के साथ जो है वो कौन सा जाफी जो है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद है। और ये जो कमेंट्री होती है इससे लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और खासकर वो एक सीन क्रिएट किया होता है, माहौल होता है। हमारे भी जब हम लोग चैनल्स पे दिखा रहे होते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि कमेंट्री जो है वो पंजाबी की शुरू करवाई जाए, क्योंकि तड़का जब तक ये पंजाबी का नहीं लगेगा और कमेंट्री नहीं होगी तो कबड्डी में जो है वो दिखावा और जो एक खूबसूरती जो कबड्डी की वो नहीं आएगी। तो इनके बाकायदा तौर पर बहुत सारे शागिर्द भी हैं जो अभी मुख्तलिफ जो ग्राउंड होते हैं वहां पे कबड्डी करते हैं। लेकिन तैयब गिलानी क्योंकि इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं, दुनिया भर में ये जो है कमेंट्री करते हैं कबड्डी के हवाले से, तो इनकी पहचान, जैसे वो कॉलर ने, वो जो काशिफ भाई थे, उन्होंने कहा कि जी आप हमें सिर्फ कबड्डी की कमेंट्री है वो करके सुनाएं, तो इनकी कमेंट्री जो है वो काफी मशहूर है। और बिल्कुल बहुत मजा आया तैयब साहब आपकी कमेंट्री सुन के। आपका अपना जो एक्सपीरियंस रहा, कैसे इतनी सोल लाते हैं, इतना जज्बा और जोश लेके आते हैं अपनी कमेंट्री के अंदर कि अगला इंसान जो है वो बिल्कुल बह जाता है उसके साथ। ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है। आपको बड़ी किताबें, बुक्स का मुतालिया करना पड़ता है। मेरे पास जितने भी हमारे आरफाना कलाम है, सूफिया कलाम है, बुजुर्गान दीन है, जिसमें बाबे बुल्ले शादी है बड़ी पढ़ी है, पीर वारिस शादी पढ़ी है, मियाँ मोहम्मद बख्शी और हजरत सुल्तान बाहूदी, इस तरह मुख्तलिफ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ रहनुमा बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह दी के उठ फरीदा सुत्या ते झाड़ू दे मसीत, रब सुत्ता ते जागदा तेरी डाढे नाल प्रीत, ते इस तरह दे कि फरीदा मैं नूं अपनी मार के ते निक्की करके कुट, भरे खजाने रब दे तू नीवा होके लुट। अरे क्या बात है, क्या बात। इस तरह दी चीज़ां फिर मैं कमेंट्री शुरू की थी 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸੀ PDC ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਾਈਵ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 20 ਤੋਂ 22 ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਜਵਾਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ भी अल्हम्दुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ बकायदा एक एसोसिएशन बनाई है। बिल्कुल जी, और मैं चाहती हूँ कि जब हम वापस आए ब्रेक से तो यहीं से गुफ्तगू को कंटिन्यू करें, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया, दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ भी। वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले कबड्डी के हवाले से बात कर रहे थे। आपको पता है कि एक दफ़ा फिर मैं मेंशन कर देती हूँ, अगर आपको पता है तब भी, कि 80% पाकिस्तान की जो टीम्स हैं उनमें फैसलाबाद से ही प्लेयर्स हैं। और साथ ही साथ अगर हम 14 में से 12 प्लेयर्स की बात करें जो कि हमारी वर्ल्ड टीम के अंदर है, वो भी फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। और फिर भी फैसलाबाद में एक भी ग्राउंड मौजूद नहीं है। हमने सोचा कि हम इस चीज़ को भी हाईलाइट करेंगे और साथ ही साथ कुछ मज़ेदार सी बातें भी करेंगे कबड्डी को लेकर। और क्योंकि हमारे साथ आज बहुत ही अमेजिंग कमेंटेटर जो कि इंटरनेशनली 22 कंट्रीज आपने मेंशन किया, अब ये भी जहां पर आप जाकर कमेंट्री कर चुके हैं, तो फैसलाबाद शहर की जान और पंजाबियों की जान कबड्डी में है। लेकिन पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में 2 बुक्स लिखी गई हैं इसके ऊपर। इतने लोग पसंद करते हैं, लेकिन किताबें सिर्फ 2 लिखी हैं। वो किताबें आपने लिखी हैं। कहाँ से इंस्पिरेशन आई और क्या आपने देखा और आपको लगा कि मैं बुक्स लिखना चाहता हूँ? क्योंकि मेरा इंडिया काफ़ी आना जाना होता था कबड्डी के सिलसिले में। मेरे को 18 से 20 टूर जो हैं इंडिया के, मुख्तलिफ वर्ल्ड कप में गया हूँ, फिर डिफरेंट जो उनके बड़े बड़े कप होते हैं उनमें, उधर ये था काफ़ी ट्रेंड किताब वगैरह लिखने का। मैंने कहा यार पाकिस्तान में टैलेंट ज़्यादा है, हमारी टीमें अच्छी हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है कि हम कैसे बता सकें कि पाकिस्तान में भी कोई हिस्ट्री लिखने वाला है। तो इसलिए फिर मैंने वो शुरू की। जो मैंने पहली कबड्डी की किताब लिखी, कबड्डी मैदान के हीरे, उसका नाम रखा। और उसकी फ्रंट पेज पे जो मैंने तस्वीर लगाई है वो 1928 में जो मुतहदा पंजाब की टीम थी ना, उसकी तस्वीर और उसके एक एक खिलाड़ी का नाम, उसके चक का नाम, वो रेडर था, स्टॉपर था, वो डिटेल वो लिखी है वो। और उसमें 104 खिलाड़ियों का जिक्र किया है। फिर कबड्डी के कवानीन, कबड्डी हम तो ये सर्कल स्टाइल देखते हैं ना, पंजाब में 18 इकसाम की कबड्डी खेली जाती है, वो सारी उस बुक में मौजूद है। तो ये मैंने 3-4 साल की मेहनत के बाद ये लिखी। अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़ी पजीराई मिली। उसके बाद जब पाकिस्तान 2020 का वर्ल्ड कप जीता है, फिर पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने मुझे एक टास्क दिया कि इस पे भी नई बुक लिखी जाए। बिल्कुल जी, और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, तो बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटे, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। क्या पूछना चाहती हैं? जी बेटे, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरा भांजा है जो कबड्डी खेलता है जी, उसे बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा। और वो बहुत मेहनत कर रहा है तकरीबन 6 साल से। अच्छा। और अब वो रोता है, कहता है कि मुझे खेलने में कोई ऐसा मिले महकमा के जिधर मुझे कोई रख ले और मैं खेलूं। और खेलता भी माशाल्लाह अच्छा जाफी बन रहा है। बिल्कुल। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जरूर कुछ उसके लिए कीजिएगा। जी जी। अली रजा, आप नाम जानना चाह रहे थे, तो अगर आप नाम क्या बता है बच्चे का, अगर पता चल जाए तो उनको किसी बच्चे का नाम तैयब जट है। तैयब जट। तैयब जट। तैयब जट। बिल्कुल जी। और इलाका भी बता दें। जी वो इस्लामिया पार्क चिब्बा 8 नंबर गली में रहता है। इस्लामिया पार्क। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और इसी तरह के टैलेंट की हम बात कर रहे थे। अली रजा, इट्स अमेजिंग कि फैसलाबाद शहर में कितना टैलेंट मौजूद है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। इसमें सबसे बड़ी यही बात है कि अगर ऐसे ग्राउंड और अगर ऐसी जगह नहीं है जिसपे बच्चे जो रेगुलर अपनी गेम नहीं कर सकते, जैसे ये बच्चे, क्योंकि ये शहर सिटी में, जैसे इन्होंने बात की, जब शहर सिटी में प्रैक्टिस और गेम्स होती थी तो ये जो बच्चे जो है वहाँ पे जाकर जो वो खेल सकते थे। और वहाँ पे बाकायदा तौर पर हर हफ्ते में जो है वो मैच करवाए जाते थे, तो बच्चे जो है वो नए निखर के सामने आते थे। अब हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि अगर मुशर्रफ जो जा रहा है, पीछे को मुशर्रफ तैयार नहीं है, जिसे हम ये कहें कि ये जो है एक नया मुशर्रफ जो है वो पैदा हो गया, अब ये जो है वो मुशर्रफ की जगह लेगा। या इरफान माना अगर जा रहा है कई टीम से, क्योंकि जारी बात है उनकी उम्र ज्यादा हो जाएगी, फिर नए बच्चे सामने आएंगे, तो पीछे उनकी जो सीट संभालने के लिए कोई नया प्लेयर सामने नहीं आ रहा।
उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होगी, रेगुलर बच्चे नहीं खेलेंगे तो उनके लिए मसला बनेगा। एक इन्होंने कमाल इंटरचेंज पे ग्राउंड बना के दिया जिसको जी इन्होंने स्टेडियम का नाम दिया कि कबड्डी का वहां पे आप करवा सकते हैं। वो शहर से इतना दूर है कि वहां पे कोई जा ही नहीं सकता। वहां पे आप बदहाली अगर देखें उस जगह की, उस ग्राउंड की, कि वहां पे कोई भी बंदा जा सकता है। ये तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ जिन महकमों ने ये बाकायदा तौर पर जगह दी थी, उनको चाहिए था कि क्योंकि फैसलाबाद गढ़ है तो फैसलाबाद मेन में जो है वो उसको जगह दी जाती है जहां पे वो खेल सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? मैंने गिलानी साहब से बात करनी है। जी जी, गिलानी साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं, बताएं। गिलानी साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले आपको तो बहुत बहुत अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे आपकी और आपकी टीम के लिए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। और मैंने बताना था कि आप कह रहे हैं कि जी इधर फैसलाबाद में जगह का मसला है फला जगह, तो अजूब सर्च में ने कितनी घेरी हुई है, जंग रोड के साथ साथ देख लें आप, मरब्बों के हिसाब से है। लेकिन मसला है कि स्टेडियम बना दें कोई, तो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे बाप दादा, आपके बाप दादा, उनका तो असली जो थी ना गेम वो कबड्डी थी। ये जो क्रिकेट है या जो फुटबॉल है ये तो बहुत बाद में मिलता है। अभी सारा ध्यान हमारी हुकूमतें, हमारे लोग क्रिकेट को दे रहे हैं। जो हमारी असली थी दूसरी गेम वो हम छोड़ गए हैं। इसलिए ये जो वारदातें होती हैं इनकी इसकी ये सबसे बड़ी वजह है। बिल्कुल जी। और अली रजा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, मुझे लगता है शायद। ऐड यही करना चाहिए, जैसे इन्होंने बात की कि जगह तो बहुत ज्यादा है। जैसे गिलानी साहब ने भी बताया कि इस जगह पे जो है वो ग्राउंड बन सकते हैं और यहाँ पे गेम हो सकती है, लेकिन वो करेगा कौन? ये तो हुकूमत को चाहिए कि हम फैसलाबाद में जिस तरीके से हॉकी का हाल किया, हॉकी का भी इसी तरीके से था कि हमारे हॉकी के जो कप्तान थे वो ज्यादातर फैसलाबाद से हैं और प्लेयर भी जो है। एक दफा हमारे कॉल वैसे बंद हो गई, लेकिन मैं एक दफा उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने कॉल की और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमारे डिस्कशन के। अच्छा, इन दोनों कॉलर से मैं क्योंकि गिलानी साहब के रेफरेंस से मैं कहूँ, क्योंकि वो जो पहले कॉलर थी हमारी जो घर से थे, उनको बताऊंगा अगर वो अपने बच्चे को गेम करवाना चाह रही हैं तो गिलानी साहब का हॉकी स्टेडियम में ऑफिस है, वहां पे भेजें, वहां पे वो रजिस्टर हो लड़का, फिर वो बाकायदा तौर पर किसी क्लब की तरफ से गिलानी क्लब या कोई भी क्लब होगा वहां पे उनको ये एडजस्ट करवा देंगे। और उसके बाद जो है वो जैसे अगर उसकी गेम अच्छी हुई तो वो जाहिर बात है वो महकमा खुद ब खुद उसको बच्चे को वहां से उठा ले। ये तो उनके लिए कि वो बच्चा अपना जो है वो हॉकी स्टेडियम में, फिर से मैं कह रहा हूँ कि गिलानी साहब का ऑफिस है, वहां पे भेजें और भेज के वहां पे अपना बच्चा जो है रजिस्टर करें, वो बाकायदा तौर पर रजिस्टर की तरफ जो क्लब की तरफ से वो बच्चा खेलेगा। दूसरी बात इनकी जो वो मैं कर रहा था वही बात है, अगर ग्राउंड नहीं होंगे तो जो हमारे प्लेयर हैं वो नए नहीं सामने आएंगे। अरफान गया तो फिर गया, पीछे कोई नहीं है, फिर वही है कि एक ही गेम की तरफ लेकर सबको वो लेकर चल रहे हैं, स्पॉन्सर भी उसी साइड पे जा रहे हैं और जो हमारा सोशल मीडिया और मीडिया के मुतल्लिका जितने भी लोग हैं उसी सिर्फ पंजाब के लोग ही इसको पसंद करते हैं। और मैं फैसलाबाद में क्योंकि कवरेज करता हूँ मुख्तलिफ गेम्स की, एथलीट्स की करता हूँ, मार्शल आर्ट्स की करता हूँ, मुख्तलिफ गेम्स की करता हूँ, लेकिन जितना क्राउड कबड्डी में मैं देखता हूँ इतना क्राउड कहीं नहीं मिलता मुझे। ये बिन बुलाए होते हैं, बगैर टिकट के लोग होते हैं, इनको बस ये होता है कि हमने कबड्डी के वो जो क्या कहते हैं जफ्फे और ये दाव पेच जो है ये देखने हमने और एक प्लेयर के वो मतलब एक पसंद है पंजाबी का उस तरीके से जो कर रहे होते हैं और एक एक जफ्फे पे आवाज लग रही होती है, शोर डाल रहे होते हैं और इतना क्राउड होता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बाकायदा तौर पर स्टेडियम के जो आसपास जहां पे ग्राउंड है वहां पे संगलियां लगाई जाती हैं या फिर वहां पे रस्से लगा दिए जाते हैं कि ग्राउंड के अंदर दाखिल ना हो। तो अगर इतनी लोग पसंद कर रहे हैं कबड्डी को, इतना लोग उनको देख रहे हैं, तो इनको चाहिए कि लोगों के दिमाग के तौर पर चले, उनके साथ चलें, ना कि ये सिर्फ अपना माइंड है कि जो टीवी पे दिख रहा है, जो टीवी पे बैठ कर जो सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं उस पर जो है वो तवज्जो दी जाए। तो लिहाजा हुकूमत और इंतजामिया से रिक्वेस्ट है हमारी कि कबड्डी की तरफ तवज्जो दे और खासकर फैसलाबाद के शहर के अंदर कोई जगह ऐसी दी जाए जहां पे वो अपनी गेम कर सके। और जैसे ये बता रही थी कि बच्चा था लेकिन वो अब रोता है, वो वजह ये है कि उसको जगह ही नहीं मिल रही कि वो किस जगह पे खेले। अगर उसको कोई जगह मिलेगी तो जारी बात है वो बच्चे भी खुश होंगे, उनको जॉब्स भी मिलेंगी स्पोर्ट्स बेस पे और वो अपने घर का वो जो है वो जो सर्कट है वो भी चला सकेंगे। तैयब साहब, आपने दोनों कॉल सुनी और जैसे कि बात
इसी हवाले से चल रही है कि कितना मुश्किल हो गया है अगर एक बंदा पैशनेट भी है, टैलेंटेड भी है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आयुब रिसर्च की मेरा ख्याल है हमारे कॉलर ने बात की कि वहाँ पे ग्राउंड मौजूद है लेकिन कबड्डी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, कबड्डी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसमें जिस तरह एथलेटिक ट्रैक मौजूद है ना, तो उसमें एथलेटिक हो सकती है, हॉकी स्टेडियम उसमें हॉकी हो सकती है, इकबाल स्टेडियम उसमें क्रिकेट हो सकती है। इसी तरह सिटी में कोई एक कबड्डी का ग्राउंड हो जिसपे कबड्डी हो, बाकायदा कबड्डी की एकेडमी हो, बच्चों के लिए सारा उनके रूम्स, चेंजिंग रूम्स हो, उनके हॉस्टल हो और रहने के लिए जगह हो, तरबियत हो। ये जाके अभी तो जो कबड्डी चल रही है ना फैसलाबाद में, जो देहातों में हम लोगों ने अपने तौर पे जो क्लब्स बनाए हुए हैं, जो कबड्डी प्रमोटर्स ने बनाए हुए हैं, जिस तरह हाल ही में हमारा एक अलगौसिया गिलानी कबड्डी क्लब बना हुआ है, चौधरी रशीद कंबोज को कर रहे हैं प्रमोट। फिर दूसरा है बंदेशा रॉयल बेल्जियम कबड्डी क्लब बना हुआ है, कोई इंटरनेशनल प्रमोटर मिलके, जहांगीर के शहबाज अली बंदेशा हैं, बलाल बंदेशा हैं, उन्होंने किया है इस तरह। फिर इधर शाहीन कबड्डी क्लब है, इरफान माना जो है कप्तान कबड्डी टीम के, उन्होंने अपने गांव में बनाया हुआ, मुशर्रफ जवेद ने बनाया हुआ। फिर इस तरह मुख्तलिफ इत्तेहाद कबड्डी क्लब इधर नले वाले में बना हुआ है, 73 गड्डियों में बने हुए हैं। इस तरह देहात में लोगों ने अपने अपने तौर पे बनाए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा चीज़ नहीं है। ये देखो ना, अगर हॉकी है, क्रिकेट है, एथलेटिक है, एथलेटिक खानवाने की बड़ी अच्छी होती थी, चक झुमरे की बड़ी अच्छी है, तो फिर क्या जरूरत है एथलेटिक ट्रैक बनाने की? लोग अपनी अपनी जगह पे करी जाए, ठीक है ना। जिस तरह लोग देहातों में खेलते हैं, देहातों में क्लब बने हुए हैं, इसी तरह उनको जरूरत होती है कि सिटी में, शहर के मरकज में कोई ऐसी चीज हो। और दूसरी चीज है, अगर मौजूद नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम होती है। जब हमने पॉइंट आउट भी कर रहे हैं कि फला फला जगह पे कबड्डी का ग्राउंड बन सकता है और फिर ना उसको बनाना, ये कबड्डी के साथ बड़ी नाइंसाफी। अली रजा, बहुत ही दुख होता है ये सोच के कि हमारे टैलेंटेड जो फैसलाबाद शहर के लोग हैं उनको उस तरह से प्लेटफॉर्म्स नहीं दिए जा रहे। इदारों का इस हवाले से क्या रद्द अमल है, क्या कहते हैं वो? देखिए, ये तो महकमों के जो अफसरान हैं उनको चाहिए कि ऐसे बच्चों को तलाश करें। जैसे अगर मुख्तलिफ गेम्स में कबड्डी फेडरेशन काम कर रही है, इसके साथ साथ डिवीज़न की एक एसोसिएशन बनी है, उन लोगों से रब्ता किया जाए कि कौन से प्लेयर जो हैं वो स्टार्ड है, उनको बाकायदा तौर पर जॉब्स दी जाए और उनको स्पोर्ट्स बेस पे जैसे कोटा आता है स्पोर्ट्स का, उस हवाले से उनको जॉब दी जाए तो बच्चे जारी बात है वो गेम की तरफ आएंगे। सरकारी जॉब मिलेगी तो जारी बात है वो अपने बच्चों को लोग इसकी तरफ लेके आएंगे। लेकिन जब आप उनको स्पोर्ट्स को मतलब प्रमोट ही नहीं कर रहे, आप कबड्डी की तरफ लोगों को लेके नहीं आए, ये किस तरीके से अपनी गेम करवाएंगे, ये कहाँ पे गेम करवाएंगे, किस तरीके से नए स्टार पैदा होंगे? हमारा असल में जब भी मसला मैच में तगड़ा मुकाबला हुआ वो इंडिया के साथ हुआ है कबड्डी में, और ये हम जब भी जीते हैं 1-2 पॉइंट से जीते हैं, इतना ज्यादा हाई ग्रेड हो जाता है, बेस्ट मैच होता है, क्योंकि वहां पे जो है वो भी कबड्डी की तरफ वो जो है तवज्जो ज्यादा देते हैं। तो यही चीजें हैं कि जब आपने किसी मुल्क के साथ या किसी के साथ मुकाबला करना है तो वो वैसी चीजें जो है वो प्लेयरों को मुहैया भी करके दें। अब जब ब्रेक से वापस आएंगे अली रजा तो मेरे ख्याल है एक दफा फिर कमेंट्री सुनना तो बनेगी, और इस दफा हम इंडिया और पाकिस्तान की मैच की अगर कमेंट्री सुन पाए तो उससे ज्यादा जबरदस्त कुछ नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया चैन में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको बताया आज कबड्डी के हवाले से बात करें। फैसलाबाद शहर की जान है, पंजाबियों की जान है, और जितना इस स्पोर्ट पे फोकस दिया जाए उतना काम है। रिसोर्सेज की जरूरत है, बेटर फैसिलिटीज की जरूरत है, और सपोर्ट की जरूरत है हमारे प्लेयर्स को। हम लोग हमेशा स्पोर्ट्स तो देखना पसंद करते हैं, लेकिन हम कभी भी उसके बैकग्राउंड में कितनी मेहनत, कितना काम, कितने लोगों का एफर्ट जाता है ये कभी नहीं सोचते हैं। तो जरूरी है हमारे इदारे, और हमारी ये रिक्वेस्ट है हमारे इदारों से कि लाजमी तौर पर हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट करें, हमारे स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें, और एक दफा फिर पाकिस्तान में उसी तरह का जज्बा और जोश हो हर स्पोर्ट को लेकर, ना सिर्फ क्रिकेट को लेकर, क्योंकि क्रिकेट कोई नुकसान नहीं है, उसमें भी होना चाहिए, बाकी स्पोर्ट्स को भी लाजमी तौर पर फोकस करना चाहिए। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए आपको पता है कि हम बुक्स के हवाले से भी मेरा ख्याल है बात करते हैं, लेकिन अली रजा अगर कमेंट्री की बात, मैंने ब्रेक में जाने से पहले कहा था इंडिया और पाकिस्तान की अगर एक सिनेरियो आप क्रिएट कर दें। जी बिल्कुल गिलानी साहब, अगर आप थोड़ा सा कर दें, क्योंकि सुल्तान वहाँ पे बड़ा मशहूर उनका इंडिया का एक प्लेयर है, वो सूरत हाल है, और हमारी भी संगली बनी हुई है, कशमकश है और बड़ी सूरत हाल ख़राब है, और एक एक पॉइंट पे जो है वो बाकायदा तौर पर आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं। उस सूरत हाल में क्या होगा,
और लखनऊ का ग्राउंड है और वहां पे इस वक्त गहमा गहमी है और क्राउड जो है वो देखना चाह रहा है कि किस तरीके से पॉइंट लेकर आते हैं। मैं थोड़ा सा इस सिलसिले में आपको बताऊं कि ये 2015 में ना एशिया कप हुआ था वाह फैक्ट्री में इस्लामाबाद में, उसमें भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच था फाइनल। हमारा एक नौजवान खिलाड़ी शकील उर्फ शकीला जट, अल्लाह ताला जिसका 320 जीम बेटोबा टेक सिंह से तल्लक था, उसने पाकिस्तान की तरफ से पहला जफ्फा लगाया था इंडियन कप्तान रतन लाल को। वो 2-3 दिन पहले एक हादसे में इंतकाल हो गया। पूरी पाकिस्तान की कबड्डी जो है ना वो उस वजह से बहुत ज़्यादा अफसरदा है। कल हम भी उनके घर गए थे, सेक्रेटरी फेडरेशन इस्लामाबाद से भी आए थे, KPK की सेक्रेटरी, पंजाब के सेक्रेटरी, इंटरनेशनल खिलाड़ी सब जाके उनके घर ताज़ियत की, उनके वालिदैन से मिले। और उससे पहले हमारा एक नवाज माजू था बंदेशा कबड्डी क्लब का नौजवान को 2-3 महीने पहले, उसका भी इंतकाल हो गया। क्योंकि ऐसे मौक़ों पे हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए। तो ये जो अली रज़ा ने किया था, ये दोनों बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी थे, शकील जट और नवाज माजू, दोनों अपनी अपनी फील्ड के बहुत ज़्यादा माहिर थे। हमारी दुआ अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद करे और उनके दर्जात को बुलंद करे। मैं वही आपको सुनाता हूँ कमेंट्री जो मैंने की थी कि शकील जट, हाँ जी, ये उनकी याद के लिए भी होगा क्योंकि एक स्टार थे हमारे वो कबड्डी के और उनका वो होगा। तो ये तो बड़ी आप एक उनको ट्रिब्यूट करेंगे। और शकील जट की याद में जो है वो उसकी जो रेड थी और जाफा था वो जरा काइंडली जरा कमेंट्री में। शकील जट सी जफे थे मैच हो रहा सी इंडिया पाकिस्तान का वाह फैक्ट्री की पाक पवित्र धरती के उत्ते अज फिर दो जड़ियां पाकिस्तान दुनिया दी चोटी दी कबड्डी दी टीमां दफाई चैंपियन इंडिया और मौजूदा चैंपियन पाकिस्तान दोनों टीमों के दरमियान अज फिर 2015 दे विच एशिया कप की टक्कर होएगी और पता चलेगा कि 2015 के एशिया कप का ताज किहदे सिर ते साजदा। इंडियन कप्तान रतन लाल बिल्कुल सेंटर लाइन के उत्ते खड़े और तैयारी कर रहे हैं रेड पाने की। दूसरे पासे पाकिस्तान के एक कन्नी दे उत्ते मुशर्रफ जवेद जंजुआ और दूसरी दे उत्ते शकील उर्फ शकीला जट आ। दरम्यान दे विच राणा अली शान और सज्जाद गुजर खड़े आ। चार जफियां ने खूबसूरत संगीती बनाई हुई है। इस वे दीवारें चीन बने हुए हैं। रतन लाल बिल्कुल सेंटर से रेफरी का विसल होया और रतन लाल ने कबड्डी स्टार्ट की। हल्का जिहा गया जाफियां दे कोल गया झुकिया सजे खब्बे टरान मारिया और शकीला जट लग गया। शकीला जट लग गया खाम खा हो गए गुत्थम गुत्था हो गए दोनों ते वज गया ललकारा। हुण ते नंबर उन्हें खाना जिहड़ा हो जान विच पारा। शकीले जट ने खुच पट्टी कैंची मारी और पहला जफा पाकिस्तान वास्ते लिया। पहला पॉइंट पाकिस्तान दे वास्ते शकीले जट की तरफों जुड़िया। इसी तरह पाकिस्तान का पहला पॉइंट और पाकिस्तान 1 इंडिया 0। हुण अगे चल के अगले मैच का पता चलेगा कि अज का कहते मैच कबड्डी का इत्थे होना डौले फड़कण मुंडियां दे सब ने हिक दा जोर इत्थे लाना भेड़ जद होने साना दे खड़ के वेखू कुल जमाना एशिया कबड्डी का पोलियो चुकन गए जिन्हां दे डौले पटा विच जांदे। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। खूबसूरती से आप बयान करते हैं और जिस तरह से हम प्लेयर की बात कर रहे थे और अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत जन्नत नसीब करे और उनकी फैमिली को हिम्मत दें कि इस मुश्किल वक्त स्टार था और स्टार बहुत बड़े स्टार, बहुत बड़ा स्टार था और उस स्टार की यादें हमेशा रहेंगी। सोशल मीडिया पे भी जो लोग उनको पसंद करते हैं वो आज भी उनकी याद में उनकी पोस्ट वगैरह लगाते हैं। तो ये हमारा स्टार था, हमारा सासा था, हमारे शहर का सासा था, हमारी रीजन का सासा था। तो अल्लाह ताला उसके दर्जात जो है वो बुलंद करे। शकील जट को जब भी ग्राउंड में देखा है, जब भी देखा है, उसका अंदाज अलग ही होता था और वो जिस तरीके से कर रहा था वो पहचान थी अपने शहर की, अपने गांव की पहचान थी पूरी दुनिया में। तो जारी बात है अल्लाह ताला ऐसे जो जवान है उनको जो पाकिस्तान के लिए खेलते रहे और पाकिस्तान खेलों के लिए करते रहे, अल्लाह ताला उनके दर्जात जो है बुलंद। अली जो मैंने ये दूसरी बुक लिख रहा हूं ना, वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था इसलिए मैंने उसका नाम फाते आलम कबड्डी रखा है। तो मेरी शकील जट के इंतकाल से थोड़े दिन पहले उससे बात हुई है क्योंकि इस बुक में उसका भी जिक्र है। पहली बुक में नहीं था। पहली बुक में पहले शुरू से क्या में पाकिस्तान से पहले से लेके 2004 तक जो खिलाड़ी खेले हैं उनका जिक्र था। उसके बाद फिर आए जब शकील जट से मेरा जिक्र हुआ उसने भी बड़ी खूबसूरत बातें बताई और उसकी मैंने सारी जिंदगी की हिस्ट्री लिखी और पूछा कहाँ कहाँ हुआ। हमेशा वो कनाडा भी खेलने गया, इंग्लैंड भी गया, इंडिया भी गया, पाकिस्तान में भी बड़े बड़े मैच खेले और पाकिस्तान आर्मी में भी उसकी नुमाइंदगी थी। दूसरी जो ये जो बुक आ रही है कबड्डी फाते आलम कबड्डी, इसका गुरमुखी में तर्जमा होके ये इंडिया में जाएगी। उधर आज़ाद बुक डिपो है अमृतसर में हाल बाजार में,
उधर मिलेगी। और इसमें इंग्लिश में तर्जमा होगा। हाजी खुर्शीद आलम संधू साहब है, हमारे दोस्त से, कैलगरी कनेडा में रहते हैं। उन्होंने कहा कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के तो मैं ये इंग्लैंड, कनेडा, अमेरिका में भी इसको भिजवाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी हमारे वास्ते के लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमारी एक बुक को इतनी पजीराई मिल रही है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है, जिस तरह हमने आज, मैं इंतहाई मशकूर हूँ चैनल सिटी 41 का, कि कहते जिसने हमारी इस गेम को इतना उजागर किया, जिससे जब दूसरे लोगों के लिए शेयर आए, एक दो सिटी 41 ले भी हो जाए, कहते मेरे शहर का मान ਵਧਾਵੇ चैनल सिटी 41, मेरे शहर का मान ਵਧਾਵੇ चैनल सिटी 41, हाकमा तक साड़ी गल पहुंचावे चैनल सिटी 41, खिदो खिंडी खेड कबड्डी और फुटबॉल तक हर चीज विखावे चैनल सिटी 41, रोड बुलाका ते नाले मेले उरस विखावे चैनल सिटी 41, शाला चैनल सिटी 1 दी उच्ची रहे अड़ान, गिलानी तेरे सदके जावे चैनल सिटी 41। अरे क्या बात है, क्या बात है, मेरा ख्याल है ये क्या बात है। अली रजा, ओवरऑल आज हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कबड्डी का जो एक रोल है, एक जो ओहदा होना चाहिए हमारी सोसाइटी में और जितनी उसको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, उसके हवाले से हम बात कर पाए। आपको लगता है कि आगे चलते हुए कोई फ़र्क देखने को मिलेगा हमें? तलाश करते करते ये वक्त आ गया कि हम चैंपियन बन गए। और आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारे चैंपियन स्टार बने, वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी भी प्लेयर को कोई एजाज में कोई चीज़ नहीं दी गई। ये सबसे बदकिस्मती है हमारी, क्योंकि स्टार थे, प्लेयर्स की हौसला अफजाई की जाती, उनको बुलाया जाता, एक तकरीब बड़ी रखी जाती। जैसे ये वर्ल्ड कप के बाद ये जो क्रिकेट की मतलब विन तो नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद तकरीब का एहतमाम किया गया और बाकायदा तौर पर हौसला अफजाई की गई खिलाड़ियों की। तो कबड्डी में भी ये चैंपियन बने, हम मौजूदा चैंपियन है, तो चैंपियन में हमारे प्लेयर की हौसला अफजाई ही नहीं की गई। बिल्कुल। और अगर एक लाइन में इदारों को कुछ कहना चाहें? एक लाइन में इदारों को यही है गुजारिश कि कबड्डी के खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमतें दें। मैंने रिक्वेस्ट की थी, हाल ही में हमारे फैसलाबाद के DIG प्रिजन हैं सईदुल्लाह गोंदल साहब, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे प्रिजन की एक टीम तैयार की है, वो भी तैयार करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ दूसरे लोग भी इसी तरह आए और कबड्डी के खिलाड़ियों की प्रमोशन के लिए, तो खेल उसी वक्त हो सकता है जब वो फाइनेंशियली तौर पर बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत रहा आज का शो। और क्या अल्फाज, मतलब सिटी 41 के लिए भी आपने थोड़े से कह दिए, तो क्या ही बात है। तो जी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का। ऑफ कोर्स मैं ऑलरेडी किचन में आ चुकी हूँ। आपको पता है मैं हमेशा हमेशा इस बात पे एम्फेसिस करती हूँ कि आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। चाहे ज़िंदगी में जितने भी काम हो, जितनी भी चीज़ें जो कि आप करना चाहते हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेंटली भी और फिजिकली भी लाजमी तौर पर फिट हों। एंड फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो चाहे 10 मिनट निकालें अपनी रूटीन में, 5 मिनट निकालें, जो कि एक्चुअली में आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। जाएँ बाहर जाके थोड़ी सी वॉक करें, 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम, चाहे योगा करें, मेडिटेट करें, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखने की कोशिश करें और प्रायोरिटाइज करें। नो मैटर व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन, वक्त निकालें अपनी सेहत के लिए। और साथ ही साथ अपनी सेहत का ख्याल रखने में डाइट का बहुत बड़ा किरदार होता है। जब भी हम कोई मील बना रहे होते हैं उसके लिए फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का चूज करें और उसके बाद देखें कि आप क्या चीज़ जो है मिस आउट करें। प्रोटीन्स ऐड करें, डिफरेंट मीट्स को ऐड करने की कोशिश करें। अंडा जो कि हम कहते हैं कि हमें बिल्कुल नहीं खाना है, उसको अपनी डाइट में ऐड करने की कोशिश करें। दूध को अपनी डाइट में ऐड करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ आपको पता है किसी भी डिश को तैयार करने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चॉइस होता है। इस पर डिपेंड करता है कि आपका खाना किस तरह का टर्न आउट करेगा। अगर मैं गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से बात करूँ तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाया जाता है। साथ ही साथ गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये भी दावा है कि बेहतरीन वेजिटेबल ऑयल है जो कि पाम, कॉटन सीड और सोयाबीन के साथ तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी डिश हो, चाहे कोई ट्रेडिशनल डिश आप बना रहे हैं, चाहे कोई ऐसी डिश हो जो कि आप बेक करें या फिर आप एयर फ्रायर के अंदर बना रहे हैं, डिफरेंट टेक्निक्स आजकल तो है कुकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। बारबेक्यूज भी बनाए जाते हैं। इस मौसम के अंदर खासतौर पर गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि चाहे वो आपकी कोई ट्रेडिशनल रेसिपी
रेसिपी हो, चाहे कोई मॉडर्न रेसिपी हो, चाहे बारबेक्यूज हो, आप अगर गोल्डन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो आपका खाना ना सिर्फ जायकेदार होगा बट साथ ही साथ आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये भी दावा है कि ना तो आपको अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ना ही आपको जायके पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको पता है हमेशा कोशिश रहती है कि अपनी मील्स को आप लोग ऑर्डर कर लें। ब्रेकफास्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मील, लेकिन हम लोग ब्रेकफास्ट को इतनी जल्दी में स्किप कर जाते हैं। हमें होता है कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग लंच पे कैच अप कर लेंगे, बट एक्चुअली में अपने ब्रेकफास्ट को मिस करना बहुत बड़ी गलती होती है, स्पेशली अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो वक्त निकालें, अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम रखा करें, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाया करें, या फिर रात को आप कोई सीरियल हो गया या कोई चीज़ फ्रिज में रख लिया करें, या वैसे आप बना के उसको आजकल तो बाहर भी रख दें तो रात को ख़राब नहीं होती है कोई चीज़, तो बना के रख दें, सुबह उठें और आपको टाइम भी एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ेगा। आप लोग एक्चुअली कहीं जाते जाते या तैयार होते होते साथ साथ आप अपने ब्रेकफास्ट को भी कर सकेंगे, लेकिन ब्रेकफास्ट को स्किप मत करें ऑल टुगेदर। और इवन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज़ हैं सीरियल्स को लेकर जो कि आप बड़े आराम से घर पर रहते हुए बना सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता, इवन कोई कुकिंग भी रिक्वायर्ड नहीं होती। रात को आप अगर सिर्फ थोड़ा सा सीरियल जो है दूध के अंदर उसको मिक्स करके उसके ऊपर वेजिटेबल्स या कोई भी जो चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं, वेजिटेबल्स तो नहीं लेकिन मोस्टली फ्रूट्स अगर आप उसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं तो बेहतर रहेगा, फ्रूट्स को ऐड करें और एक ओवरऑल अच्छा ब्रेकफास्ट जो है अपने लिए तैयार करें। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ हमारी रूटीन्स के बारे में, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा हिस्सा चाय का हमारी रूटीन के अंदर होता है, मोस्ट लोगों की एटलीस्ट जो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं। इवन दो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग हर चीज़ को एक रिस्ट्रिक्टेड और बैलेंस तरीके से लेकर चलें। किसी भी चीज़ को ओवरडू करना, चाहे वो अच्छी ही चीज़ क्यों ना हो, आपके लिए मसला क्रिएट कर सकता है। अगर मैं डीटी के हवाले से बात करूं तो डीटी बनाने वालों का ये दावा है कि दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर टी लीव्स लाए जाते हैं, जिसकी वजह से पत्ती बहुत बहुत फाइन होती है। किसी भी चाय की अगर आपने क्वालिटी पता करनी हो तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके अंदर रंग होता है, खुशबू होती है और ब्लेंड होता है। और अगर डीटी के हवाले से बात करें तो डीटी बनाने वालों का ये दावा है कि तीनों चीज़ों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, नंबर 1 क्वालिटी चाय जो है वो आपको मिलेगी। और साथ ही साथ डीटी बनाने वालों का ये भी दावा है कि ना तो आप सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ना तो अपने टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अगर आप लोग थोड़ी तेज़ पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप डीटी दाने वाली बना सकते हैं जो कि रेड पैकिंग में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप डीटी एक्सट्रीम क्वालिटी पसंद करते हैं तो वो येलो पैकिंग में अवेलेबल है, जो कि ऑफकोर्स आप की प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रेफरेंस है। अगर मैं डीटी के हवाले से बात करूँ तो ग्रेट वैल्यू पैक में भी डीटी अवेलेबल है। कोशिश करें कि अपनी रूटीन के अंदर अच्छी अच्छी हैबिट्स को अपनाने की कोशिश करें, एम्ब्रेस करें। कोई भी वक्त देर नहीं होता अच्छी आदतों को, नई आदतों को अपनाने के लिए। तो चाहे 5 मिनट वॉक करें, 10 मिनट वॉक करें, मेडिटेशन स्टार्ट करें, साथ ही साथ अपने आप के लिए वक्त निकालना शुरू करें। जो चीज़ें आपको करना पसंद है, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं, जो चीज़ें आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए ओवरऑल आपके मूड के लिए बेहतर हैं, और चाहे जो भी हो जाए लाजमी तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे तभी आप दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। अगर आप अपने लिए वहाँ मौजूद होंगे तभी तो आप किसी और के लिए मौजूद हो पाएंगे। हम हमेशा दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन अपने लिए कुछ भी करना भूल जाते हैं। तो अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपनी नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करें। जितनी देर हम लोग थोड़ा सा जो है सेटअप चेंज करते हैं और वापस जाते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे अपने नेक्स्ट गेस्ट के साथ हम मौजूद होंगे। तब तक आप छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको मैंने बताया था कि अब जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। अगर हम कोरोना की बात करें तो आई थिंक कोरोना ने हम सबकी जिंदगियां तब्दील कर दी हैं फॉर एवर टू कम। आई नो कि जब कोविड-19 पाकिस्तान में मार्च 2020 के अंदर पहली दफ़ा लॉकडाउन इम्पोज किया गया तो आई थिंक हम सब डरे हुए थे, बहुत अनसर्टेनिटी थी। इनफैक्ट अगले दिन सुबह सड़कों पर कोई गाड़ियां तक मौजूद नहीं थी, आपको एक आधी गाड़ी नजर आ रही थी। इतना खौफ था, इतना स्ट्रेस था, इतनी अनसर्टेनिटी थी। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमें रियलाइज होने लगा कि यही हमारी जिंदगी का नया नॉर्मल होगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आ जाएगी और फिर कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो कि वक्तन फवक्तन रिपीट होती रहती है, कभी म्यूटेशन की सूरत में, कभी डिफरेंट वेरिएंट्स की सूरतों में। एक ना एक तरह से कोरोना हमारी जिंदगियों के लिए एक नॉर्मल बन गया है, एक हिस्सा बन गया है, और वक्त बदलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, और हमें कोरोना के साथ जिंदगियां गुजारनी सीखनी होंगी। साथ ही साथ प्रिकॉशनरी मेयर्स देना बहुत ज़रूरी है, SOPs को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज आपको एक दफ़ा हो चुका है इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोबारा नहीं हो सकता है। तो अपना ख्याल रखें, प्रिकॉशनरी मेयर्स दें। आज भी इसी हवाले से बात करेंगे। वैक्सीनेशन के हवाले से काफ़ी बेहतरी आई है। फैसलाबाद शहर के अंदर काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं जो कि वैक्सीन लगवा रहे हैं। बूस्टर डोज भी बहुत सारे लोग लगवा चुके हैं। आने वाले वक्त में जितना
हम वैक्सीन हो चुके होंगे, जितनी अच्छी हमारी परसेंटेज होगी उतनी अच्छी तरह से बेहतर तरीके से हम द वर्स्ट ऑफ कोरोना से बच सकेंगे। तो जी मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल हमारे साथ है, CEO हेल्थ फैसलाबाद है। आपको सर वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकाला, अपनी ऑडियंस के लिए हमारी वक्त निकाला। कोरोना हैज बिकम द न्यू नॉर्मल और उसके साथ जिंदगियां गुजारना हमें सीखनी पड़ेंगी और ये बड़ी बड़ी मुश्किल चीज़ है एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू, आपने बुलाया इधर। डेफिनेटली जी फ्लू की एक एपिडेमिक हुई स्पेन के अंदर, उसमें 4-5 लाख बंदा मर गया। उसके बाद से ये जो वायरस है ये कंटिन्यूस चेंज हो रहा है और उसी वायरस की ये फॉर्म है। फिर उसके बाद 2 एपिडेमिक सार्स और मार्स के नाम पे हुई, मतलब उसमें हमारी ये जो अरब कंट्रीज थी उनके अंदर वो हुआ। फिर उसके बाद चाइना में ये स्टार्ट हुआ। तो ये सारी हिस्ट्री, पॉपुलेशन कम थी, बीमारी कम फैल रही थी, अब पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, लोग ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, इसलिए एक दूसरे से ज़्यादा स्प्रेड बढ़ गया। कम्युनिकेबल डिजीज़ में से एक डिजीज़ है। 4 वेव्स तकरीबन हम पाकिस्तान में इसकी गुजार चुके हैं, 5वीं की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें है यही कि वी हैव टू लिव विद इट। हमें अपने लाइफ स्टाइल को इस तरह मॉडिफाई करना है कि हम इसके साथ एडजस्ट करें। बिकॉज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये इन द एंड ऑफ द ईयर ख़त्म हो जाए, लेकिन ये कि वो वेरिएंट अपने चेंज कर रहा है, वो अपने बचाव के लिए भाग दौड़ कर रहा है, हम अपने बचाव के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। हल उसका यही है कि वैक्सीनेट हुआ जाए जल्द से जल्द। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं हमसे कि जी हमने तो वैक्सीन करवाई थी लेकिन उसके बावजूद हमें दोबारा अटैक हो गया। मैं आगे भी लोगों को बता चुका हूं और अपने सुनने वालों को अभी भी बताता हूं कि वैक्सीन बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मेजर है इसके अगेंस्ट के। नॉर्मली जब वैक्सीन नहीं थी तो आपने देखा कि हमारे हॉस्पिटल्स पे कितना लोड आया इसका, और एक एक बंदे का 15-20 दिन से लेके 3-3 माह का स्टे भी रहा हॉस्पिटल्स के दौरान बीमारी की वजह से। लेकिन वैक्सीन के बाद ये स्टे कम हो गया। अगर कोई हॉस्पिटल तक जा भी रहा है तो 3-4-5 दिनों में उसकी रिकवरी हो जाती है और फिर वो नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाता है। वैक्सीन का मतलब कतन ये नहीं है कि वैक्सीन आप करवाएंगे तो उसके बाद आपको कोविड होगा। दुनिया की कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है कि जो वैक्सीन करवाने के बाद वो बीमारी नहीं होती। हर वैक्सीन के बाद 5 से 10% तक चांस होता है कि आपको ये डिजीज़ हो सकती है। इवन हम बच्चों की बहुत सारी वैक्सीन करते हैं लेकिन उसमें 90% प्रोटेक्शन बढ़ जाती है आपकी। अगर आपको डिजीज़ होगी तो उसका बड़ा माइल्ड सा अटैक होगा, इतना माइल्ड होगा कि उसके अंदर समटाइम्स आप में से हो कि वो वायरस गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, या समटाइम्स अगर वो सिम्टम देगा तो वो लाइट से सिम्टम होंगे। नॉर्मली 2-3 दिनों में आप रिकवर हो जाएंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जिनको वैक्सीन होगी और वो सीवियर सिम्टम्स की तरफ जाएंगे। मतलब लेस देन 1% की पॉपुलेशन ऐसी भी हो सकती है कि जिनको वैक्सीन के बावजूद सीवियर हो। लेकिन अभी तक हमने जो हॉस्पिटल्स में ऑब्जर्व किया है, जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, उनमें से मेजॉरिटी उन पेशेंट्स की है 70 to 80% के जो अनवैक्सीनेटेड है। जो वैक्सीनेटेड पेशेंट्स हैं वो आते हैं, अगर उनका हॉस्पिटल में स्टे भी होता है तो 3-4-5 दिनों के बाद वो चले जाते हैं। लेकिन जो ICU और क्रिटिकल केयर तक जा रहे हैं वो लोग हैं कि जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं करवाई। और 1-2 लोगों के साथ हमने ये पूछा भी, उनसे बात भी की वहां जाके कि बताएं आपने वैक्सीन क्यों नहीं करवाई, तो बड़ा मासूमाना सा जवाब था उनका कि जी हमें पता नहीं था। अब देखिए कि पूरा ये पिछले साल फरवरी से वैक्सीनेशन का जो सिस्टम था ये स्टार्ट हो गया था। पहले हेल्थ वर्कर्स, फिर 80+ लोगों को, फिर उसके बाद 70, और विद इन 2 और 3 मंथ्स के दौरान हम इसको 18+ पे ले आए। फिर ये अगस्त सितंबर के बाद ये 12+ तक स्टार्ट हो गया हमारा। तो आप अगर किसी को फ़ोन भी करते हैं तो वो जो वेटिंग के दौरान वैक्सीन का मैसेज चल रहा होता है। अगर कोई ये कहे कि मुझे अवेयरनेस नहीं है इस वैक्सीन की तो ये ज़्यादती है उनकी। मतलब हर चैनल के ऊपर, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे वैक्सीन के बारे में बताया जा रहा है कि जी वैक्सीन करवाएं। और आप देखें कि हम फैसलाबाद के अंदर तकरीबन 63 लाख के करीब वैक्सीन जो है वो अभी तक फैसलाबाद के शहरियों के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। और उसमें से आप कहें कि 40 लाख के करीब ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवाई है, और तकरीबन 26 लाख के करीब ऐसे लोग हैं कि जिनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई है, जिन्होंने सेकंड डोज लगवाई है। स्टिल 14-15 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी 1 डोज लगी है और वो दूसरी डोज के लिए नहीं आ रहे। प्लस कुछ हमारी पॉपुलेशन अभी भी ऐसी है, मतलब हम अगर देखें तो फैसलाबाद की आबादी के लिहाज से तकरीबन 60 लाख का टारगेट है हमारा। वो लोग हैं 60 लाख में आते जो 12 साल से ऊपर हैं, जो एलिजिबल है वैक्सीन के लिए।
एक वक्त था कि जब ये वैक्सीनेशन का अमल स्टार्ट हुआ, उस वक्त लिमिटेड क्वांटिटी में वैक्सीन आ रही थी, थोड़ी थोड़ी हर ज़िले को दी जा रही थी। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि जी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, हम वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, वहाँ पे लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार के अंदर वैक्सीन का स्टॉक मौजूद है, और न सिर्फ वो हमारे सीवीसी सेंटर्स जो कि शुरू से काम कर रहे हैं वहाँ पे भी अवेलेबल है, बल्कि हमने अपने तमाम जो हमारे बुनियादी मरकज़ सेहत या BHUs हैं विलेज लेवल के ऊपर और RHCs हैं, उनमें भी ये वैक्सीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी। और तकरीबन ये 200-225 के करीब हमारी डिस्पेंसरीज, BHUs और ये सेंटर बनते हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमने 2 कैंपेन्स की हैं, रेड 1 की और रेड 2 की, इन द एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर में, और फिर दिसंबर का पूरा माह जो हमने कैंपेन की, तो वो तकरीबन 8-8.5 लाख पहली कैंपेन के अंदर हमने वैक्सीन की, और तकरीबन 13 लाख के करीब हमने दिसंबर के माह में सेकंड कैंपेन में वैक्सीन की। कुछ हमारे जो NCOC में या ऊपर जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं। मसलन हम जब हॉस्पिटल्स का लोड चेक करते हैं, जब हम सैम्पलिंग करते हैं, तो उसमें हमारा एक पॉजिटिविटी रेट आता है। मतलब आजकल आपने सुना होगा कि लाहौर 10+ पे जा रहा है, कराची 30+ पे जा रहा है पॉजिटिविटी रेट। वो रेट जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें से जो पॉजिटिव लोग आते हैं और जो पिछले 10 दिनों का रिकॉर्ड होता है उसकी बुनियाद पे, ये भी हो सकता है कि एक दिन 30% आ जाए तो अगले दिन 2% पे चला जाए, तो वो आखिरी 10 दिनों की एवरेज के हिसाब से तकरीबन पॉजिटिविटी रेट जो निकाला जाता है। अब अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो कल तकरीबन 1000 के करीब हमारे सैंपल्स जो थे वो लैब गए, और उसमें से 39 के करीब पॉजिटिव लोग आए। एक दिन के हिसाब से देखें तो पॉजिटिविटी 4% पे चली जाती है, लेकिन अगर पिछले 10 दिनों के हिसाब से देखें तो यही पॉजिटिविटी हमारी 2% पे आ रही है। लेकिन ये जनवरी के बाद या कम जनवरी 2 जनवरी के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रही है। 0.42 से हम 0.62, फिर 1 पे आए, फिर 2 पॉइंट समथिंग पे गए, अब फिर 2 पे आ गए हैं। अगर हम वैक्सीनेट नहीं होंगे, मतलब फैसलाबाद के जो मेरे पास फिगर्स हैं, हम तकरीबन 45% पॉपुलेशन हमारी है जो फुली वैक्सीनेटेड है इस वक्त, और अभी तो 15 जनवरी से गवर्नमेंट ने 18+ लोगों को बूस्टर डोज के लिए भी अलाउ कर दिया है कि आप अपनी पसंद की वैक्सीन जो भी आप लगवाना चाहते हैं उसकी बूस्टर डोज हमारे किसी भी सेंटर पे आए और वहाँ पे ये फैसिलिटी जो है ये अवेलेबल होगी उनके लिए। लेकिन आप देखिए कि तकरीबन 550 के करीब मेरी टीमें इस वक्त ऐसी हैं कि जो गली मोहल्लों के अंदर यूनियन काउंसिल लेवल पे घरों में जा रही हैं, लोगों के दरवाजे नॉक कर रहे हैं, उनको डोर स्टेप पे वैक्सीन की फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे लोग क्या चाहते हैं, क्यों नहीं वो वैक्सीन लगवाते। कभी वो कहते हैं जी हमारे पास ID कार्ड नहीं है, कभी वो कहते हैं मौसम नहीं ठीक है, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। तो मैं मतलब आज प्रोग्राम के आप लोगों के तवस्सुस से फैसलाबाद के लोगों को स्पेशली ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए जिस तेज़ी के साथ ये वेव आ रही है उस तेज़ी में हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स भी इंक्रीज़ होंगे, और डेफिनेटली जो बीमार होंगे या तो वो मेरे कुछ लगते होंगे या आपके कुछ लगते, हम ही लोग बीमार होंगे ना, बाहर से आके नहीं किसी ने। तो खुदा के लिए जल्द अज जल्द जो भी 12 साल से ऊपर लोग हैं हमारे उनको वैक्सीन करवाएं। ये स्कूलों के अंदर हमने ये ड्राइव स्टार्ट की 2 माह कबल, जब 12 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन हम लगा रहे थे, तो तकरीबन 5 लाख बच्चों को हम इस वक्त तक वैक्सीन लगा चुके हैं फैसलाबाद के अंदर, जिनको फर्स्ट डोज लगाई, और 3.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन स्टेटस कंप्लीट हो गया। अभी तकरीबन 1.5 लाख बच्चे जो अपनी टर्न के ऊपर जब आएंगे तो इंशाल्लाह उनका वैक्सीनेशन स्टेटस। अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से बात करें, इस वेव को कम करने के लिए या इसके स्प्रेड को रोकने के लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं? देखिए जी, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए ब्रेक द चेन वाला हिसाब होता है कि जब उसको दरमियान में से कहीं हम इंटरप्ट करेंगे ना। जब पहली वेव आई थी तो उसको लॉकडाउन आ गया था। वो लॉकडाउन क्यों था? लॉकडाउन था ब्रेक द चेन, कि लोग आपस में ना मिलें, थोड़ा साइड पे हों, वो बीमारी को जो एक बंदे ने दूसरे बंदे तक ले जानी है वो दरमियान में ब्रेक हो जाए। हम अब लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे हैं, मतलब NCOC की पॉलिसी और बेहतर पॉलिसी है, जो हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस जा रही हैं, जो लोगों के हालात हैं, उसमें जो फैसला वो कर रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के कर रहे हैं। हमें अपनी गैदरिंग्स को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। देखिए, हम क्यों उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब हमारा पॉजिटिविटी रेट 10+ पे जाएगा तो तब हम अपना शादियों के और दूसरे फंक्शंस को कम करेंगे? व्हाई नॉट? हम अभी से क्यों ना कम करें, हम उस पॉजिटिविटी रेट को इधर रोकें। दूसरे नंबर पे जो हम मजाक बना रहे हैं कि ये मास्क नहीं पहनना, वो मास्क आपको बचा रहा है कहीं ना कहीं से,
वो डेफिनेटली आपको नहीं पता कि आपके सामने वाला बंदा खुदा ना खास्ता अगर वो पॉजिटिव है और उसने टेस्ट नहीं करवाया और उसमें सिम्टम नहीं आए, लेकिन वो कैरियर है, अगर उसकी बॉडी के अंदर इतनी कुव्वत मुदाफियत है कि उसको उसने वायरस ने कुछ नहीं कहा, तो हो सकता है आप में वो कुव्वत मुदाफियत ना हो और आपसे बातें करता करता अचानक वो आपके मुंह पे खांसी कर देता है, तो वायरस तो शिफ्ट हो गया। इस तरह मतलब जो प्रिकॉशनरी मेजर्स डे 1 पे थी वही अब भी हैं और इसके अलावा कोई चारा नहीं। नंबर 1 प्रिकॉशनरी मेजर वैक्सीनेशन है कि आप वैक्सीनेट हों सबसे पहले, फिर सोशल डिस्टेंसिंग भी वहीं पे है, मास्क वेयरिंग भी वहीं पे है, गैदरिंग को अवॉइड करें। उसके बाद यह है कि अपने आप को वॉश करें, सैनिटाइजर नहीं अवेलेबल साबुन से हाथ धोएं। जस्ट ये कि आप किसी से मिल के आ रहे हैं, किसी सरफेस को टच करके आ रहे हैं, आप वायरस लेके आ रहे हैं, जो ही आप अपने हाथों को अपने मुंह तक नाक तक लेके जाएंगे तो डेफिनेटली वो यहां से यहां तक खुद ट्रांसफर कर रहे हैं अपने लिए। हमें इन प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ जिंदगी गुजारनी है। हमें मतलब ये बहुत क्लियर समझ लेना चाहिए कि ना सिर्फ ये कोविड को बहुत सारी और भी बीमारियां हैं कि जो कि मैन टू मैन ट्रांसमिशन है, जिनकी कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिशन है, हम उनसे भी बचते हैं। तो इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स को अभी से हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना हम अगले 1-2 हफ्तों में शायद हमारा पॉजिटिविटी लेवल जो है वो भी लाहौर और इस्लामाबाद के बराबर चला जाए। अगर हम क्योंकि आपने बात की 2% पॉजिटिविटी रेट एट द मोमेंट चल रहा है, इफ आई एम करेक्ट, 2% है अभी पॉजिटिव। 2% हमारा, हाँ जी। व्हाट डज दैट मीन और क्या देखने में क्या होगा वो अगर इससे ज्यादा बढ़ता है तो? देखिए, इस वायरस का जो ये वेरिएंट है ना, इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है ना, इसका स्प्रेड बहुत तेज है। बहुत तेज है। मसलन अगर पिछले वाला वायरस एक बंदा 5 बंदों को ट्रांसमिट करता था, तो ये 20 बंदों को ट्रांसमिट कर रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। हमारे पास हॉस्पिटल्स में जगह उतनी है, फर्ज करें हमारे पास अगर 1 लाख बंदे में से 100 मरीज हॉस्पिटल्स में आया पिछले दिनों में, इस पर प्रोपोर्शन से आया, तो इस वक्त हमारे पास 100 की बजाय 10,000 मरीज आएगा। हमारे हॉस्पिटल्स ओवरबर्डन होंगे, बेशक वो उनका स्टे हॉस्पिटल्स में कम होगा, 2-3 दिन 5 दिन स्टे करेंगे, लेकिन जब इतने ज्यादा लोग हमारे पास हॉस्पिटल्स में आएंगे, हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन आएगा, तो हॉस्पिटल्स उनको मैनेज नहीं कर पाएगा। ये प्रॉब्लम है कि इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा है। इसलिए इस स्प्रेड को रोकने का तरीका यही है कि जो हमारे लिए ये नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज जिसको हम कहते हैं, उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करें, हम अपनी गैदरिंग्स को कम करें, मास्क यूज करें, अवॉइड करें। देखें, ये जरूरी नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा भरे बाजार में से ही चीज लेनी है जाके, अगर बहुत ज्यादा रश है पीछे हो जाए, आप ऐसी जगह पे चले जाएं, वेट कर लें जब रश कम हो, फिर किसी शॉप के अंदर चले जाएं। ये तो मैं जो कुछ करूंगा मैं अपनी जात के लिए करूंगा ना, बीमार मैंने होना है। अगर मैं गैदरिंग में जाऊंगा तो मैं बीमार होऊंगा, और एक बंदा जब बीमार होता है तो पूरे के पूरे घर का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो दांव पे लग जाता है। एक बंदा डेली वेजेस पे काम कर रहा है या सैलरी पर्सन है कोई भी, या कोई बिजनेसमैन भी कह ले, तो जब उसने बीमार होना है तो उसके सारे काम रुक जाएंगे। वो कॉस्ट जो वो बीमारी पे पे करेगा वो एक अलहदा उसके ऊपर बोझ बनेगा, और फिर जितने काम रुकेंगे और जितने लोग उसकी तीमारदारी में लगेंगे और जो सारा सिस्टम होगा वो एक जगह पे कोलैप्स हो जाएगा आके। हमने कभी जिंदगी में ये सोचा ही नहीं है कि हम जब महीने में बजट बनाते हैं या चीजों को देखते हैं तो उसमें कभी हम हेल्थ का पोर्शन रखें। हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हम बीमार होंगे। मतलब जिस तरह हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद हमने मरना नहीं, उस तरह हम ये भी सोच रहे हैं कि हम बीमार ही नहीं होंगे। हमने कभी अपनी बीमारी के लिए, उन दिनों के लिए कोई चीज रखी, हमारा कोई प्लान ही नहीं होता। जब बीमारी आ जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता, हमें समझ ही नहीं आती कि हमने करना क्या होता है। मतलब बेशक शफा और बीमारी अल्लाह की तरफ से है, वो जिसे चाहता है बीमारी देता है और जिसे चाहता है शफा देता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये अक्ल भी दी है, सूझबूझ भी दी है और ये प्लानिंग भी दी है कि हमें उन चीज़ों की प्रिकॉशंस के बारे में भी बताया है कि ये करोगे तो बच जाओगे, ये नहीं करोगे तो नहीं बचोगे, मगर हमने कभी नहीं सोचा। हमें हर एस्पेक्ट पे इस पे सोचना चाहिए कि अगर हम ये थोड़ी सी प्रिकॉशन कर लें, हम समझते हैं कि कुछ नहीं होगा, हम डर जाएंगे तो मर जाएंगे, ये नहीं भाई, पूरी दुनिया के अंदर फैल रही है। अब देखें पिछले दिनों अमेरिका में 10 लाख केसेस पर डे के हिसाब से आए हैं। क्या उनका हेल्थ सिस्टम या उनकी जो हाइजीन्स है वो हमसे बुरी है? वो हमसे बहुत बेहतर है, लेकिन वो नहीं इस चीज को कंट्रोल कर सके। हम क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बड़े तुरम खान हैं और हम चीजों को रोक लेंगे? हमें गुजरना पड़ेगा इसमें से एक दफा। इसलिए प्रिकॉशंस को ना छोड़ें। बार बार मैं जब भी मुझे मौका मिलता है कहीं आने का, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूं अपने लोगों से कि खुदा के लिए जो सोशल मीडिया पे या इधर उधर जो लोग जिनको नहीं नॉलेज इस चीज का, वो जो मिथ्स
को स्प्रेड कर रहे हैं, खुदा के लिए उन पे गौर ना करें। अब साइंटिफिक दौर है, साइंस के हिसाब से देखिए, कोई रिसर्च करके इधर तक पहुंचे हैं हम। आपने क्योंकि बात की मिथ्स के हवाले से, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जिसकी वजह से लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, खौफ है, डर है, क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए जी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बार बार अनाउंस कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बार बार अनाउंस कर रही है, हेल्थ से रिलेटेड जितने ऑफिशियल्स हैं वो बार बार बता रहे हैं इनको, लेकिन फिर भी हमारे ही लोग हैं जो कुछ शरारत करते हैं, एक ऐसी पोस्ट वो शेयर कर देते हैं जिसको वायरल कर देते हैं कि जिसका कोई सर पाँव नहीं होता। और हम लोग आजकल इतना इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम बिला तहकीक के उसके ऊपर मनोअन यकीन करना शुरू कर देते हैं। आपको कोई कन्फ्यूजन हो, अपने डॉक्टर से रब्ता करें, आपकी हेल्थ अथॉरिटीज़ मौजूद हैं हर शहर में, आप उनसे आके पूछें, हम एक्सप्लेन करेंगे, हम लॉजिक से समझाएंगे उनको कि भाई ये मसला है, इसमें ऐसे नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, उनके मिथ्स क्लियर होते हैं, वो वैक्सीनेट हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में। अब देखें ना, पोलियो की कंपेन हम पिछले 40 साल से कर रहे हैं, पोलियो के बारे में भी लोगों की मिथ्स चल रही थी कि जी इनसे, सबसे बड़ी मिथ ये थी कि जी इसमें आगे जी बच्चे नहीं पैदा होंगे, तो वो जिन्होंने कतरे पिए था उनके बच्चे कतरे पी रहे हैं। वो टाइम के साथ साथ, लेकिन चूंकि इस तरह की जो खबरें हैं वो बहुत जल्दी फैलती हैं, अच्छी न्यूज़ जो है वो ज़रा स्लो मूव करती हैं, इस वजह से मिथ ज्यादा है। तो जिसको भी कोई इस तरह की मिथ हो उसको शेयर ना करें, बल्कि पहले कंफर्म करें, पूछें आके हेल्थ वालों से, हमसे पूछें, अपने डॉक्टर से पूछें, अपने BHU में जाके पूछें, जो आपके नजदीक हो उस चीज को कंफर्म करें और अपनी सोर्सेस को कंफर्म करना बहुत जरूरी है। एंड एक दफा फिर मैं यहाँ पे कहती चलूं कि वैक्सीन लगवाएं मत, एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज से मत भागें जिसकी वजह से आप या तो अपनी जान का कोई नुकसान कर बैठेंगे या किसी और की जान का नुकसान कर बैठेंगे। आजकल क्योंकि सर्दियां हैं, मौसम कुछ इस तरह का हो जाता है हमारे यहाँ, कुछ डर्ट की वजह से भी, कुछ स्मोक की वजह से, कि गले जो हैं वो आपको खराब लगते हैं या नज़ला आपको महसूस हो रहा होता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो सिम्टम्स हैं वो किस तरह से मुख्तलिफ हैं एक नॉर्मल फ्लू से, या पिछले जो वेरिएंट्स रहे हैं? देखिए जी, सिम्टम्स तकरीबन सेम है, इसके कोई इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन जो पिछला वेरिएंट था उसमें लंग्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी, ये ज़रा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नज़ला ज़ुकाम, खुश्क खांसी, ये वो इस तरह के सिम्टम्स इसमें ज़्यादा आते हैं। इसमें लंग्स के सिम्टम कम आ रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा जो सिम्टम्स हो उसको हम उस वक्त तक डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक उसका टेस्ट पॉजिटिव ना आए कि ये कोविड है या सिंपल। मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ सिम्टम्स, हर बंदे की बॉडी के हिसाब से। देखिए, कुछ लोगों के अंदर से वायरस होकर गुजर भी जाएगा लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं, लेकिन वो आगे लोगों तक फैलाएंगे अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो वो एक कैरियर का काम करेंगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज नंबर 1 पे मैं बार बार कहूंगा वैक्सीनेशन। अगर खुदा ना खास्ता आपको अटैक हो भी जाता है तो आप घर के अंदर अपने टोटकों से भी ठीक हो सकते हैं इसमें, अगर आप वैक्सीनेटेड होंगे तो वही 2-3 दिन का नजला खांसी। देखें, नजला खांसी जुकाम जो है ये हमारा कौमी निशान है, इस वजह से कि ये इतना कॉमन है हमारे कि फैसलाबाद में स्पेशली हमारी, चूंकि वो इंडस्ट्रियल स्टेट है, कॉटन पार्टिकल्स हैं, डस्ट और दूसरी चीजें हैं, बाहर से जब भी कोई आएगा यहाँ पे तो सबसे पहले नजला खांसी जुकाम होगा उसको। लेकिन उसका ये मतलब कतई नहीं है कि हर नजला खांसी जुकाम जो है वो आम खांसी नजला जुकाम है। उसमें आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको बेहतर जज करेगा, वो आपको बेहतर सस्पेक्ट करेगा कि आप नॉर्मल हैं या आपको टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। इसमें होम रेमेडीज कम यूज करें ना, मतलब यखनी पीने तक, खाने पीने वाली चीजों तक तो होम रेमेडीज अच्छी बहुत सारे लोगों ने अगस्त में पिछले साल या उससे पहले वैक्सीन लगवा ली थी, क्योंकि आपको पता है कि तब वैक्सीन की जो ड्राइव है बड़ी जोरों शोरों पे थी। क्या अब वक्त आ गया है कि उन्हें बूस्टर शॉट्स लगवा लेने चाहिए? देखिए जी, बूस्टर के लिए जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने रखा है वो बड़ा आसान सा है कि जिन लोगों की कंप्लीट हो चुकी है वैक्सीन और उनको 6 मंथ का ड्यूरेशन हो चुका है वो एलिजिबल है बूस्टर के लिए। आपके अगर 6 माह पूरे हो गए हैं वैक्सीन लगवा के तो आप जब जाएंगे तो बड़े आराम से वो आपका जब डाटा एंटर करेंगे तो आपका नाम आ जाएगा, उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ले जाने की, सिर्फ आपका ID कार्ड नंबर आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी सेंटर पे जाएं, उन्हें बताएं कि जी मैं बूस्टर लगवाना चाहता हूँ। बल्कि ये भी आपकी ऑप्शन है, आप कहते हैं कि जी मुझे मोडर्ना लगा दें, मुझे स्पुतनिक लगा दें, मुझे एस्ट्राजेनेका लगा दें, जो आपकी चॉइस होगी आपकी चॉइस की बूस्टर। बिल्कुल जी, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद भी गुफ्तगू करेंगे ओमिक्रॉन के हवाले से, किस तरह से आप आपको बचा सकते हैं और गवर्नमेंट का क्या रहता है अमल होना चाहिए। उससे पहले ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम
वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट के हवाले से बात कर रहे थे, कितना ज़रूरी है कि अवाम की तरफ से वैक्सीनेशन लगवाई जाए। और चाहे आपके पास पता नहीं किस तरह से ये फेक न्यूज़ जो है वो स्प्रेड होती है सोसाइटी के अंदर, लेकिन लाजमी तौर पर किसी भी खबर को आगे पहुंचाने से पहले उसको फैक्ट चेक करें और फिर दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि ओमिक्रॉन या कोरोना कि आपके कोई सिम्टम्स ना हो, लेकिन आपकी वजह से किसी और की ज़िंदगी जो है वो ऑन स्टेक हो जाए। तो हमेशा ये बात याद रखते हुए और लोगों की कदर करते हुए अपना जो सोसाइटी में रोल है उसको दिमाग में रखते हुए लाजमी तौर पे वैक्सीन लगवाएं और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते रहें, एसओपीज़ को फॉलो करें, रश वाली जगहों से बचें और अपने आप को और अपनी फैमिली को और दूसरों की फैमिलीज़ को सेफ रखने की कोशिश करें। अगर ओवरऑल नंबर्स का आपने कुछ मेंशन भी किया, स्टैटिस्टिक्स फैसलाबाद शहर के हवाले से स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं, सुनने में आया है कि बच्चों में ओमिक्रॉन ज़्यादा स्प्रेड होता हुआ नजर। देखिए जी, वायरस ने थोड़ा देखना है कि ये बच्चा है या बड़ा है, वो तो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है ना, तो जो भी उसे मिलेगा वो तो वहां जाएगा, रिप्लिकेट होगा, आगे फैलेगा। तो बच्चों में इसलिए कि बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है नॉर्मली ना, एडल्ट्स की कुव्वत मुदाफ़ियत उनके अंदर अच्छी उनके जिस्म के अंदर होती है कुव्वत मुदाफ़ियत, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी आती है तो बीमारी को टाइम लगता है उनको हराने में। लेकिन चूंकि बच्चों के अंदर उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, इस वजह से बच्चों के ज़्यादा इन्वॉल्व होने के, सिर्फ एक ये बीमारी नहीं और भी बीमारियां आप देखें, 5 साल तक के बच्चों को हम पोलियो के कतरे इसीलिए पिलाते हैं कि उस वक्त तक उनका डिफेंस सिस्टम नहीं बना होता। अगर वायरस आएगा या जो वैक्सीनेशन हम 9 महीने तक करते हैं, फिर 15वें महीने पे इंजेक्शन लगाते हैं, वो मकसद यही होता है कि जो ही बच्चा बड़ा होगा तो उसका एक्सपोजर जब इन जरासीम से हो तो उसके ऑलरेडी बॉडी के अंदर उनके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत बनी हुई हो, ताकि वो सिर्फ एक इंजेक्शन की वजह से उस बीमारी का शिकार ना हो जाए कि जिसमें वो डेफिनेटली उसके बावजूद बीमारी होती है, लेकिन बहुत कम बच्चों में होती है, उस तरह नहीं होती। इसीलिए जो ये 12 से लेके 18 साल तक का एक एज का एक ब्रैकेट है, वो हमें स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर मिल रहा है। उसके लिए स्पेशल फोकस किया गया था। तकरीबन वही मैं बता रहा हूँ कि 5 लाख के करीब, तो हमारा 6 लाख के करीब टारगेट था इसमें, जो हमारी ये पॉपुलेशन है, तो उसमें 5 लाख को तो हम इंजेक्ट कर चुके हैं। फिर दरमियान में ये वेकेशंस आ गए विंटर की, तो अब दोबारा स्कूलों के अंदर हमारी टीमें जाना शुरू हो गई और जो बच्चे जिनकी सेकंड डोज दी हो उनको सेकंड लगा रहे हैं, जिनकी नई वैक्सीनेशन हुई उनको फर्स्ट लगा रहे हैं। मकसद यही है कि जल्द अज जल्द हमारी पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेट हो। अब देखें कि अगर हम ये पिछली ड्राइव की बात करें तो तकरीबन 73-4% की पॉपुलेशन पंजाब की है कि जो फर्स्ट डोज लग चुकी है, जिसको पूरे पंजाब में, और पंजाब लीड कर रहा है इस वक्त कंट्री में, और 52-3% पॉपुलेशन है जो फुली वैक्सीनेटेड है। मतलब हम मार्च तक ये चाहते हैं कि फरवरी और मार्च आगे 2 माह हैं कि हम मार्च तक चाहते हैं कि हमारी 70% पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेट हो जाए, और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सिर्फ फैसलाबाद नहीं कर रहा, बाकी 35 अजला भी इस पे लगे हुए हैं, और पूरे पंजाब में बड़े जोरों शोर के साथ ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस और उनकी सपोर्ट के साथ ये कैंपेन जारी है। और सबसे बड़ा ये है कि हमें वैक्सीन की प्रोविजन बहुत ज्यादा दी हुई उन्होंने, वो वैक्सीन दे रहे हैं तो हम लगा रहे हैं, और उसमें कोई सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। फिर उसके बाद कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए अल्ट्रा कोल्ड चेन्स और फ्रीजर्स और दूसरी चीजें हर जगह पे वो सप्लाई। फिर वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कैरियर्स हैं वो मतलब हर तरह से इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी पॉपुलेशन को एटलीस्ट 70% तक वैक्सीनेट करें, ताकि ये है कि कोई भी वेरिएंट आए हम इस मेंटली तौर पे पुरसकून हों कि यार कोई मसला नहीं, हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेट। करंट परसेंटेज क्या है? चाहते तो हम 70% हैं, लेकिन करंट हम 54-55 के करीब फुली वैक्सीनेट है हमारी जो पंजाब की पॉपुलेशन है, और 74-5 के करीब हमारी वो पॉपुलेशन है जिसको 1 डोज लग गई है। अच्छा। मतलब ये कि तकरीबन 20-25% का एक डिफरेंस है। जब उनको वो सेकंड डोज लग जाएगी तो फिर हम इस 55 को 74-75। क्या रूरल एरियाज में ज्यादा देखने को मिलता है जब वो वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहते, ये डिफरेंट बहाने बनाते हैं? तो क्या वो रूरल एरियाज में है, अर्बन में है, या दोनों में ही बराबर? असल में स्टार्ट जब हुई ना वैक्सीन तो सबसे ज्यादा अर्बन एरियाज पे फोकस किया गया था उस वक्त, क्योंकि वैक्सीन एक लिमिटेड नंबर में आ रही थी। तो अब अर्बन एरियाज ज्यादा गुंजान आबाद थे, ज्यादा पॉपुलेशन थी, तो वो टारगेट बनाया गया उनको। रूरल एरियाज के अंदर जो है वो फिर भी काफ़ी लोग जो हैं वो इतना गुंजान आबाद नहीं है, थोड़े थोड़े गैप्स हैं घरों में, और पॉपुलेशन इतनी नहीं है। लेकिन ये कि अभी हर जगह के ऊपर वैक्सीनेशन कैंपेन जारी है हमारी, रूरल एरिया में भी लग रही हैं। देखें हेल्थ के पास रूरल एरिया के अंदर बहुत अच्छा सिस्टम है BHUs का, और उसके अलावा हमारा जो ये IRMNCH प्रोग्राम है जिसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारी सुपरवाइजर्स हैं,
जिनकी हर घर तक एक्सेस है, उनके पास बाकायदा डाटा है लोगों का कि इस घर के अंदर इतने बंदे हैं, इतने एडल्ट हैं, इतने बच्चे हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप सारे अपने अपने एरियाज़ के अंदर उनको वैक्सीनेट करवाते जा रहे हैं। वो परसेंटेज, मतलब झुमरा हमारा रूरल एरिया में आता है, तो झुमरे में तकरीबन हमारी 80-85% के करीब पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो रही है, उनकी थोड़ी रह गई है। इसी तरह बाकी अगर देखें तो हम मतलब जड़ावाला, सदर, समुद्री, ये सारे एरियाज़ में 50 प्लस तक ये पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो चुकी है। सिटी में हम 80 के करीब पॉपुलेशन वैक्सीन खा चुके हैं, बिकॉज सिटी के अंदर कैंपेन पहले से जारी थी। लेकिन ये कि अब तहसीलें साथ मिलना शुरू हो गई, उसमें चाहे आप रूरल में रहते हैं, चाहे आप सिविक एरिया में रहते हैं, सिटी के एरिया में रहते हैं, वहां पे प्रॉब्लम नहीं, हर जगह पे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट ने कर दी है। और मेरा ख्याल है कि जितना बेहतरीन काम जो है वैक्सीन का इस टेन्योर के अंदर पिछले 2-4 माह के अंदर जो कंपेन्स की हैं, रीच एवरी डोर कंपेन्स की हैं, उनके अंदर हुआ है, वो एक स्लो प्रोग्रेस। मतलब देखें ना, पहली कंपेन के अंदर 8.5 लाख के करीब इंजेक्शन लगाए हमने, वो 15 दिन की कंपेन थी। फिर अगली जो दिसंबर में कंपेन हुई वो तकरीबन 13.5 लाख के करीब उसमें इंजेक्शन लगाए। तो ये एक बड़ी अच्छी फिगर थी कि जिसको डोर टू डोर जाके टीमों ने कैप्चर किया। और स्टिल अभी भी हमारी टीम में हम जा रहे हैं और तकरीबन डेली की बेसिस पे 35,000 प्लस माइनस में हम डेली वैक्सीन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें इसको बढ़ाना है ताकि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन उस सर्कल के अंदर आ जाए कि जो वैक्सीनेट हो। स्पेशली शादियों के हवाले से भी रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है कि 300 लोगों तक लिमिट कर दी जाएगी। सही स्टेप है, गलत स्टेप है, या फिर कंप्लीटली बैन कर देनी चाहिए? देखिए, अभी 2 तरह की जो अनाउंसमेंट्स हुई है ना, कि जिधर 10 से ज़्यादा पॉजिटिविटी लेवल है उनके लिए अलहदा एनपीआईज बना दिए गए हैं, और जो 10 से कम वाले हैं उनके लिए अलहदा बना दिए गए। मैंने आपसे शुरू में बताया था कि जब तक हम इस चेन को ब्रेक नहीं करेंगे हम स्प्रेड को नहीं रोक सकते। उस चेन को ब्रेक करने के लिए एक हाल है, अगर उसकी कैपेसिटी 500 या 700 की है तो उसके अंदर अगर 300 बंदों को बिठाएंगे तो डेफिनेटली उनकी सोशल डिस्टेंसिंग होगी, उसमें बैठेंगे। फिर साथ ये अगली चीज जो है, सिर्फ 300 ना देखें, साथ ये भी पाबंदी है कि तमाम वैक्सीनेटेड लोग होने चाहिए, अनवैक्सीनेटेड कोई ना हो। वैक्सीनेटेड लोगों को एज एक हासिल है अनवैक्सीनेटेड के ऊपर। ये आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पे लागू हो जाएगा कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको ये फैसिलिटी मिलेगी, जो अनवैक्सीनेटेड है उनको नहीं मिलेगी। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, हमने चूंकि हम देख रहे थे कि हम क्यों नहीं इसमें जा रहे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सिंगल डोज लगवाई हुई है उन्होंने वैक्सीनेशन कार्ड निकाल लिया जी। क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। जी बताएं, क्या पूछेंगे? जी डॉक्टर साहब से मेरी ये है कि हम लोग वैक्सीनेटेड है, हम लोगों ने जो है ना अब बूस्टर डोज भी लगवानी है, लेकिन उसके जो है ना खांसी और ये जुकाम वगैरह है, तो क्या इस पे कोई है इसका इफेक्ट? क्या पूछना चाह रही हैं कि आपको लगे पता चले? जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और जवाब। देखिए, अभी मोहतरमा मेरी बहन ने एक सवाल किया तो मैं बताता चलूं कि खांसी, नजला, जुकाम सिर्फ कोविड से नहीं होता। बेशुमार किस्म के वायरसेस हैं ऐसे कि जो फ्लू कॉज कर रहे हैं। आप देखें, जब ये कोविड की वैक्सीन नहीं थी तो फ्लू की वैक्सीन अवेलेबल होती थी, हर 6 माह के बाद वो वैक्सीन नई बनाई जाती थी। वो 6 माह की उसकी एक्सपायरी थी, 6 महीने तक वो काम करती थी। उसके बाद जो नए एंटीजेंस रिपोर्ट होते थे या जो नए जरासीम पता चलते थे, उनको पकड़ के अगली वैक्सीन के अंदर उनके खिलाफ काम करके तो उसको नई फॉर्म में लाया। तो मतलब आप अगर आपने कभी हज के लिए गए हों या उम्रे के लिए गए हों तो उस वक्त भी ये मेनिंजाइटिस की और फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं हम हाजियों को, बिकॉज उन्होंने एक बड़ी गैदरिंग के अंदर जाना होता है और वहां पे हो सकता है कि कोई बीमार हो तो वो आपको प्रोटेक्शन नॉर्मल फ्लू के लिए, दरमियान में एक बर्ड फ्लू और फिर वो N1H1 जिसको स्वाइन फ्लू लोग कहते थे वो भी आया। वो सारी एपिडेमिक्स जो थी फैमिली वायरसेस की एक ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको हर दफा खांसी, नजला, जुकाम कोविड की वजह से हो या डेल्टा की वजह से हो या ओमिक्रॉन की वजह से हो। ये तो हमें साल हा साल से चल रहा है और हर सीजन में नवंबर, दिसंबर, जनवरी के ये माह ऐसे आते हैं कि जब हमारे पास नजला, जुकाम, खांसी के मरीज डबल ट्रिपल हो जाते हैं। होते हैं वो इसलिए हो जाते हैं कि वायरस तो अपना काम कर रहा है, वायरस को तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते अपनी एटमॉस्फेयर से। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर बूस्टर डोज भी लगवा ली है तो आपको नजला, जुकाम, खांसी, गला खराब नहीं होगा। बिल्कुल जी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? शाहिद इकबाल बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी
मैडम ये मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता था कि ये कोरोना वायरस जो है ये क्या चीज है और ओमिक्रॉन जो चीज है इसमें क्या फर्क है कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन में? बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से। ओमिक्रॉन और कोविड-19 बेसिकली जो वो कहना चाह रहे थे उसमें क्या फर्क है? बिल्कुल जी, बेसिकली जो पहली एपिडेमिक हुई थी सार्स और मार्स की, उसके अंदर जो वायरस आया था उसका नाम रखा गया था कि ये कोरोना इसलिए नाम रखा गया था कि क्राउन शेप, जिस तरह ताज होता है ना, ताज की तरह उसके ऊपर वो उसके स्प्रिंग्स और वो इस वजह से इसको कोरोना कहते हैं कि इसकी शेप इस तरह की थी। लेकिन जब ये अभी 2020 के अंदर, जब 19 के अंदर ये एपिडेमिक चाइना में स्टार्ट हुई और 20 में बाकी दुनिया इन्वॉल्व हुई, तो फिर इसको कोविड-19 का नाम दे दिया गया। वायरस ने एक दफा वायरस को हमने एलिमिनेट किया, मतलब उसके खिलाफ हमने प्रोटेक्शन ली, तो वायरस ने भी अपनी शक्ल चेंज की। उसने थोड़ी सी शक्ल चेंज की तो वो एक वेरिएंट अल्फा बन गया। फिर वो अल्फा का जब खत्म हो गया तो उसने देखा कि अब मैं लोगों को तंग नहीं कर सकता, तो उसने बीटा वेरिएंट में कन्वर्ट कर दिया अपने आप को। उसने अपने आप को चेंज किया अटैक करने के लिए, फिर वो डेल्टा में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह ये ओमिक्रॉन में कन्वर्ट हो गया। बेसिकली ये वायरस जो है ये साथ साथ अपनी जो शेप्स चेंज कर रहा है, इसके वेरिएंट्स हम इनको कहते हैं कि वायरस एक ही है, लेकिन उसने कभी वो नॉर्मल, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में करूं तो कभी बाल लंबे रख के आ जाता है, कभी मूंछें लगा के आ जाता है, कभी दाढ़ी लगा के आ जाता है, कभी वो क्लीन शेव होके आ जाता है। वो अपनी शेप चेंज करके आ रहा है, और जो शेप चेंज होती है उसको हम वेरिएंट्स कह रहे हैं। ये इसमें है। क्या वेरिएंट्स के अगेंस्ट वैक्सीनेशन उतनी ही इफेक्टिव है? देखें, जो पिछले वेरिएंट जब तक आए हैं ना, उन तक तो स्टडीज मौजूद हैं अभी, लेकिन अभी ये जो नया वेरिएंट है इसकी स्टडीज होती है कि मतलब कोई 2, 4, 6 महीने गुजरेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या रोल है इसका, कितने लोग वैक्सीनेटेड आए और उन पे अटैक हुआ और कितने अनवैक्सीनेटेड थे, वैक्सीन ने क्या किया, उनको कितना प्रोटेक्ट किया। अभी तक जितने वेरिएंट आए हैं उन पे तो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस आ रही है कि मतलब एक छोटा सा, मतलब मैंने आगे भी बताया कि सर्वे अगर हम हॉस्पिटल्स का करें कि हम देखें हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर फर्ज करें अगर 100 मरीज दाखिल हो गया जिसका कि ये कोविड का टेस्ट जो है वो PCR पॉजिटिव आ गया है, तो हम अगर उनको चेक करें तो उनमें से 70 से 80 मरीज ऐसे आते हैं कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई। और सिविरिटी की तरफ जो वेंटिलेटर पे जा रहे हैं या ICU में जा रहे हैं, उनमें से भी मेजॉरिटी उन लोगों की है कि जो वैक्सीनेटेड नहीं है। जो वैक्सीनेटेड आ रहे हैं, नो डाउट कि उनमें सिम्टम्स भी आ रहे हैं, लेकिन ये कि उनका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। उन पे वायरस उस तरह अटैक नहीं कर रहा जिस तरह अनवैक्सीनेटेड पे कर रहा है। मतलब आप ये समझिए कि वो असले से लेस हैं जिनको वैक्सीनेशन हो गई है, वो बच रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं वायरस को, और जिनकी नहीं है उनके पास जवाब नहीं है। बिल्कुल जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा आज का सेशन, स्पेशली लोगों के लिए। अगर एक लाइन में आप कुछ कहना चाहें? बस जी, मेरी यही रिक्वेस्ट है फैसलाबाद के लोगों से कि हमारे लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए जो है वो वैक्सीनेशन। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आज के शो का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।